बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। कैसी हैं आप सदफ अब्दुल जब्बार? सबसे पहले तो खैरियत आपकी। आज तो प्रोग्राम का आगाज़ मुझे करना चाहिए था और फरंगियों के देश से वापस खैर आफियत से आने पर मुझे आपका शुक्रगुजार और आपकी खैरियत नेक मतलब तो मैं चाहता ही था। तो बड़ी खुशी हुई सदफ अब्दुल जब्बार। कैसा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रिप वाज पाकिस्तान की हार को आपने देखा अपनी आंखों से? पाकिस्तान की हार को अनफॉर्चुनेटली मैंने अपनी आंखों से देखा। और बस क्या कह सकते हैं, वहाँ पे जो मंजर था उस वक्त, तो मेरे लिए तो इट वाज फर्स्ट एक्सपीरियंस किसी फॉरेन कंट्री में ओवल ग्राउंड में जाके मैच देखना। एंड आई लाइक द वन थिंग जो उन्होंने ग्राउंड डिजाइन किया है, दैट्स व्हाई दैट ग्राउंड इज सो फेमस। आप किसी भी निशिस्त पे बैठे हो, किसी भी रो में बैठे हो, नीचे बैठे हो, ऊपर बैठे हो, आपको लगेगा आपका आई लेवल जो है वो सेम है ग्राउंड। यानी कि जो हमारी टीम के साथ हो रहा था वो किसी भी तरह से हम छुप नहीं सकते। आपने एक एक मंजर अपनी आंखों से देखा। खास तौर पे जो हमारे विकेट कीपर आजम खान, हाँ माशाल्लाह, उनका बड़ा चर्चा था उस मैच में। हमारी जो पाकिस्तानी थे उनके ख्यालात का इजहार तो आपके सामने ही है, लेकिन जो वहाँ पे फॉरेनर यानी अंग्रेज थे वो बड़े फैन निकले आजम खान के। वो कहने लगे दैट्स द पर्सन वी लाइक द मोस्ट। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड फॉर व्हाट रीजंस? बस रीजन ओनली नोन टू देम। चले माशाल्लाह, यू केम बैक बड़ी खैरियत से। और इसके अलावा जी T20 वर्ल्ड कप का मीनवाइल आगाज़ हो चुका है। मुझे तो डर ये था कहीं आप अमेरिका रवाना ना हो जाए उसके बाद, ठीक है, वो मेरे लिए बड़ा कंसर्निंग होता। ठीक है, लेनी है। ये टाइमिंग्स क्या है मैचेस के पाकिस्तान में? ये बड़ी और टाइमिंग्स है। अभी इस टाइम जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और हम अपने नाज़रीन को तमाम तर सूरत हाल से आगाह करें, इस वक्त भी मैचेस हो रहे होते हैं। कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच था नामीबिया का और साथ में ओमान का, और वो बड़ा सुपर ओवर तक गया था, लेकिन उसके अंदर फिर नामीबिया को फतह नसीब हुई। अभी अफगानिस्तान और युगांडा के मैच की बात कर लेते हैं। 184 रन का हदफ दिया गया था अफगानिस्तान की जानिब से युगांडा को, और वहाँ पर आप ये देखें कि ओहो क्या गुगली मारी है राशिद खान ने, और ये विकेट उन्होंने हासिल की थी। तो ये बेसिकली हार चुके हैं। 58 रन बनाने में सिर्फ 125 रन से हारा है युगांडा ये मैच। और बाय द वे हमारा मैच कब है? बाय द वे हमारा मैच अब तो 3 दिन बाद तकरीबन अमेरिका से 2 दिन बाद, बल्कि अमेरिका से। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे तो खतरे की अलामत था ही, अब यहाँ पर भी खतरे की अलामत बन गया अमेरिका। पहले हमसे डू मोर के मुतालबात करता था, अब ये करता था, अब वो नए नए प्लेयर्स लेके आ गए, बड़े लड़के लेके आ गए। और हम तो टीम से कहेंगे डू मोर। नहीं, हम कैसे कह सकते हैं? हम कहेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस दें तो डू मोर। मैं तो हैरान होता हूँ, मतलब मैं हैरान परेशान होता हूँ कि हो क्या रहा होता है। लेकिन बहरहाल T20 का आगाज हो गया है। लेट्स होप, लेट्स प्रे फॉर द टीम कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दे। और हमारी टीम जी, चाहे पिछली जो भी सीरीज रही हो, हमारी टीम का एक अलग ही अंदाज होता है, खासतौर पे वर्ल्ड कप में हमारी टीम जी कहते हैं ना अनप्रिडिक्टेबल है, तो वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी हमें यहाँ भी दिखाई देती है। और बहुत सारी दुआएं भी पाकिस्तानी टीम के साथ होती हैं। सो ये तमाम तरजीह इस वक्त वो मैच। अच्छा, अब ये देखें, अभी तक जो दो टॉप प्लेयर्स आ चुके हैं, उनमें से एक एरन जोन्स हैं जिन्होंने 94 रन की इनिंग्स खेली थी। अच्छा, वो अमेरिका की जानिब से खेल रहे थे, और आप अंदाज़ा कीजिए कि ही स्कोर्ड 94 ऑफ 40 बॉल्स। अच्छा, ये जो T20 वर्ल्ड कप का जो इवेंट है, बेसिकली इसकी ख़ास बात ये है कि ये 2 मकामात पर जारी है। एक तो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है और दूसरा अमेरिका में हो रहा है। तो इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि दोनों साइड पे पिचेस किस तरीके से प्ले करेंगी, और क्या एटमॉस्फेयर क्या होगा, प्लेयर्स किस तरह से वहाँ पर, वेदर कैसा होगा, कंडीशंस कैसी होंगी, क्योंकि ये डिफरेंट है। फिर अमेरिका की टीम जो है काफ़ी तैयारियों के साथ वहाँ पर मैदान में उतरी है, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हम ये बार बार एक ही विकेट दिखा रहे हैं, न जाने ऐसा क्यों है। और मैच के आगाज़ में ही तो शुरू में तो ज़ाहिर इसी तरह के मैचेस होते हैं, कंपैरेटिवली आपकी एक कमज़ोर टीम से सामना होता है तो आसानी होती है पॉइंट्स बनाने का। ये बड़ा बेहतरीन मौका होता है कि पॉइंट्स टेबल पर आप अपनी एक ऐसी पोजीशन बना लें। सो अभी तो जस्ट आगाज़ है, आगे आगे देखें होता है क्या है। और ख़ास तौर पर जो हमारी जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, इस पर सबकी नज़रें जी काफ़ी ज़्यादा हैं। और आप ये देखें कि परफॉर्मेंस पे तो नज़रें रहेंगी, लेकिन अब ये है कि 2 मकामात पर मैचेस हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में, तो ये भी देखना होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर। और अभी तो सदफ अब्दुल जब्बार आपकी गैर मौजूदगी में क्या सूरत हाल रही? आप किस तारीख को रवाना हुई थी वतन अजीज़ से? मैं तकरीबन 24 को। आप ये देखिए कि 28, 29, 30 को आई प्लेड T20 क्रिकेट स्कॉर्चिंग हीट में 3 दिन, और ARY की नुमाइंदगी की। जी, हमारी टीम थी बाकायदा, मतलब आप मजाक समझते वर्सेस द अदर मीडिया टीम्स। अच्छा,
वर्सेस द निजी चैनल। निजी चैनल आई कैन नेम देम, बट ये है कि वो कौन जीता, चले मुझे ये बताओ। बहरहाल हम नहीं जीते। अब इस पे मैं इतना कह सकता हूँ कि फाइनल हम नहीं जीते, हम फाइनल नहीं जीते, लेकिन उससे पहले के 2 मैचेस हम जीते थे। जरूरी समझा कि उन्होंने स्कॉचिंग हीट में मैच खेला। यस, आई प्लेड वेल। तो बाकी है कि बाकी और टीम प्लेड रियली वेल, वी ट्राइड। आप बॉलिंग कर रहे थे, बैटिंग कर रहे थे? बैटिंग। कितने स्कोर किया आपने? आई स्कोर्ड 40 इन द फर्स्ट मैच। कितनी आई प्लेड द बॉलों पे? विनिंग, मस्ट बी लाइक आई डोंट रिमेंबर द बॉल्स, वो इररिलेवेंट है। पर दूसरे मैच में आई प्लेड द विनिंग शॉट। स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाने से पहले मैंने कहा इनका स्ट्राइक रेट मालूम करूं कितनी बॉलों पे। मैं यकीन करें अभी भी ना जितनी प्रैक्टिस ये लोग करते हैं उसके अंदर कम से कम फिटनेस भी बेहतर हो जाएगी। सदफ आप देखें, फिटनेस उन लोगों की देखें, और उनका काम ही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो उनको मिलती है। हमारी साल की इतनी तनख्वाह नहीं होती जिनकी उतनी 1 महीने की होती है। देयर आर सो मेनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस। स्ट्राइक रेट पे सवाल उठाने से पहले मैंने कहा इनका स्ट्राइक रेट मालूम करूं कितनी बॉलों पे। मैं यकीन करें अभी भी ना जितनी प्रैक्टिस ये लोग करते हैं उसके अंदर कम से कम फिटनेस भी बेहतर हो जाएगी। सदफ आप देखें, फिटनेस उन लोगों की देखें, और उनका काम ही है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलता है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वो उनको मिलती है। हमारी साल की इतनी तनख्वाह नहीं होती जिनकी उतनी 1 महीने की होती है। देयर आर सो मेनी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इन्वॉल्वड एंड यू हैव टू स्टे फिट। इंटरनेशनल प्लेयर है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट यू कर रहे हैं। यू हैव टू स्टे फिट। हाँ, ये मेरा मानना है। और इतनी भरपूर ट्रेनिंग भी हुई काकुल में इनकी, तो उसके बाद तो फिटनेस पे तो कोई सवाल ही नहीं। सदफ आप भी इंटरनेशनल है ना, आप सोचें आप हाई कमीशन की साइड पे किधर इधर उधर गई होंगी, पीपल मस्ट हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। मुझे अपने खिलाड़ियों से मुलाकात का मौका मिला, तो वो भी बड़े जल्दी जल्दी में थे, सलाम दुआ रही, कुछ के साथ पिक्चर्स में ले सकी, कुछ के साथ पिक्चर्स नहीं ले सकी, बट वो बड़ा अच्छा इंटरेक्शन था। ऐसे इंटरेक्शन यहाँ भी अगर हो जाए तो मीट एंड ग्रीट तो बड़ा जबरदस्त हो जाता है। उसके लिए आपको घर से निकलना होगा पाकिस्तान में। ये चलें जी, अब गुज़िश्ता रोज हमने अंजुमन सताइश बाहिमी और वो गुफ्तगू जो हमें स्टूडियो से बाहर करनी थी वो हमने यहाँ पर करनी थी, वो हमने यहाँ पर कर ली। बहरहाल हम इस वक्त पेज पे आ चुके हैं। गुज़िश्ता रोज एक फैसला आया अहम, वो साइफर केस से मुताल्लिक था और साइफर गुमशुदगी का मामला था। यानी कि साइफर की जो कॉपीज़ जारी की गई थी, बाकी कॉपीज़ वापस आ गई थी, सदर मुमलिकत वाली, आर्मी चीफ वाली, और इसके अलावा एक और थी वज़ारत ख़ारजा वाली, लेकिन एक ये जो कॉपी गालिबन थी वो वापस नहीं आई, और जो कि वज़ीर आज़म हाउस वाली थी, वो गुमशुदगी का मामला था। अब उसके अंदर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को बरी करार दिया गया है और उनको सजाएं उनकी कलअदम करार दे दी गई हैं। ट्रायल कोर्ट ने सजाएं दी थी वो कलअदम करार दे दी हैं, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया है। तो ख़ास तौर पर जनवरी की अगर हम बात कर लें तो खुसूसी कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, और ज़ाहिर है उसके बाद मुख्तलिफ मराहिल इस केस के रहे। अभी भी हमें सुनने में आ रहा है कि वफाकी हुकूमत जो तफसीली फ़ैसला है उसका इंतज़ार कर रही है, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि वो आगे क्या करते हैं। बहरहाल जो केपी के वज़ीर आला हैं वो ये कहते हैं कि इन लोगों को सज़ा दिला कर दम लेंगे जिन्होंने झूठा केस बनाया। ओह अच्छा जी, इस फैसले पर जो वफाकी हुकूमत के तर्जुमान और कौमी कानूनी उमूर के बैरिस्टर हैं अकील साहब, वो कहते हैं कि कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि साइफर खुफिया दस्तावेज़ था, झुटलाया नहीं जा सकता कि उसकी एक कॉपी गायब है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि बेहतर होता कि अदलिया इस केस को कौमी सलामती से जोड़ती और रीट्रायल के लिए भेजती। से बढ़कर कोई चीज नहीं है, उसके लिए तो किसी के लिए भी किसी खाने में माफी नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट को अपने सियासी मकासद के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए बानिए पीटीआई एक सियासी जलसे में साइफर लहराया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब का वजीर आजम खान साहब ने वाज़े तौर पे अपने बयान में ये रिकॉर्ड करवाया है, ये कॉपी मिसिंग है। मुल्क की सलामती के साथ खेला गया, मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी को दाव पे लगाया गया। आज अदालत के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं और उसके बाद जो फैसला आया है और प्रोसिक्यूशन तफसीली फैसला देखेगी और पढ़ने के बाद ये फैसला करेगी सुप्रीम कोर्ट अपील में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ये कोई आम मामला नहीं था। इज्जत माब अदालतों को भी इसको इस पहराए में देखना चाहिए था कि कौमी सलामती का जहां मामला आ जाए बड़ा पेचीदा मामला होता है, बेहतर तरीका तो ये होता है इसको रीट्रायल की तरफ भेजा जाता। तो चलें इस पर बात कर लेते हैं। माहिर कानून शहबाज खोसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच शहबाज साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जो फैसला था साइफर केस के हवाले से, उसकी गुमशुदगी के हवाले से, वो कलअदम करार दे दिया है। जो 10 साल सजाएं थी वो भी कलअदम करार दे दी हैं। अब ये आप इस फैसले को का क्या स्टेटस हम समझें, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये सोच रही है कि जब पूरा तफसीली फ़ैसला आएगा तो हम इस पर एक्शन लेंगे। तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उठाई जा सकती हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि कौमी सलामती का मामला है।
देखें, ये सबसे पहले आपके गेस्ट को, आपको सबको सलाम। ये एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला इन्होंने बनाने की कोशिश जरूर की है, मगर एक्चुअली तो ये एक मुल्क की खुद मुख्तारी का मामला था कि जहां पर एक हमारे अपने सफारतकार ने हमारी अपनी फॉरेन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट किया कि अमेरिका में एक बैठे हुए डिप्टी सेक्रेटरी ने हमें तड़ी लगाई है कि अगर आप इमरान खान को फारिग नहीं करोगे तो आपके और हमारे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो कि हमारे सफारतकार को पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को बतानी चाहिए थी, और उन्होंने बताई। जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने प्राइम मिनिस्टर को बतानी चाहिए थी, उन्होंने भी बताई। इस पर 2 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल्स की मीटिंग हुई जिसमें फौज के आला सरबराह बैठे और उन सब ने इसको एंडोर्स किया। एक हुई इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 31 मार्च 2002 को, जिसमें उन्होंने कहा कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है पाकिस्तान के मामलात में, अंदरूनी मामलात में। और दूसरी 22 अप्रैल 2023 को जब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे। तो जब ये बात हो गई कि किसी मुल्क को हमारी खुद मुख्तारी में दखल अंदाजी देने की कोई हक नहीं है, तो इसमें ऐसा कौन सा पैगाम था जिससे पाकिस्तान की ताल्लुकात अमेरिका से या किसी भी मुल्क से खराब होने के चांसेस थे। ये अगर केस हर तरीके से भी साबित हो जाता तब भी ये सजा के काबिल नहीं था। अच्छा शहबाज साहब, इसमें एक नुक्ता जो उनकी जानिब से दिया गया है कि वो ये कहते हैं कि जी साइफर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसको डिकोड करने के लिए हर मुल्क में, हर वजारत खारजा जिस भी मुल्क की हो, वहाँ पर अफसरान होते हैं स्पेशली डिप्यूटेड कि जो उसको डिकोड करते हैं, सिफारती लैंग्वेज होती है उसको वो करते हैं। अब वो कहते हैं कि जी इसकी 3 कॉपीज़ थी, एक गई आर्मी चीफ के पास, एक गई सदर मुमलिकत के पास, एक गई वज़ीर आज़म हाउस में। अब उसमें से एक कॉपी जो वज़ीर आज़म हाउस वाली थी वो कॉपी जो है वो मिस हो गई है, गुम हो गई है, उसका पता नहीं है कि वो कॉपी गई कहाँ, किसके हत्थे लग गई। तो बेसिकली ये जो केस उन्होंने बनाया वो साइफर गुमशुदगी के मामले के हवाले से था। अब इस नुक्ते पर बैरिस्टर अकील साहब ये फरमाते हैं कि असल मामला ये है कि खुफिया दस्तावेज़ात थी और वो झुटलाया नहीं जा सकता कि उसकी कॉपी गायब है। इस नुक्ते की इंपॉर्टेंस क्या है अगर लीगल पॉइंट से हम बात करें? देखें, अगर इस नुक्ते की इंपॉर्टेंस थी तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि साइफर की 3 कॉपियां थी, तो इनको चाहिए था कि बाकी 2 कॉपियों में से कोई कॉपी पेश कर देते। इन्होंने तो इतनी तकलीफ नहीं की कि ये कोई भी उसकी कॉपी, कोई भी उस साइफर का वर्जन, ये साइफर को ही प्रूव कर सकते। साइफर को भी इन्होंने प्रूव नहीं किया है। तो अगर आप प्रोसिक्यूशन में, अगर आपका सिर्फ यही मकसूद था कि आपने मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अंदर ही करना था, तो वो तो आपने कर दिया, और उसका आपने बयानिया खराब करना था तो आपने वो कोशिश जरूर की। मगर आपने अपने केस पे क्या कोशिश की? इस केस में आपको याद होगा कि इसमें तो आपकी इमरान खान साहब को उनका अपना वकील भी नहीं करने दिया गया। उनके वकील की जगह सरकारी वकील को इमरान खान का वकील बनाकर फाजिल अदालत में खड़ा किया। रात 9-9 बजे तक ट्रायल जो है इसमें किया गया, और जितने भी सेफ गार्ड एक एक्यूज को मुयसर होते हैं वो सब की धज्जियां उड़ाई गई। अच्छा। ये जब हाईकोर्ट में केस आया तो ये पीटीआई के वकला ने इस चीज को वहां हाईलाइट किया कि क्या ये हमें वहां पर जो बेसिक कानून के सेफ गार्ड हैं कि वकील आपकी अपनी मर्जी का हो, वो हमें तो वो तक नहीं दिया गया। मगर फिर भी हम आपके केस में जितना एविडेंस आ चुका है उसकी बेसिस पे आप इसको कंसिडर करें और इस पे अपील का फैसला करें। अच्छा। तो ये तो किसी सूरत भी इसमें सजा नहीं हो सकती। अच्छा शहबाज साहब, आप ज़ाहिर कानूनी उमूर पे बड़ी ज़ाहिर आपका जितना कहते हैं ग्रिप है किसी की हो नहीं सकती। तो ये बताइएगा कि अब हुकूमत के एज ए लॉयर आप क्या समझते हैं, ऑप्शन क्या है? क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की जानिब से वो ये कहते हैं जी हम तफसीली फैसले के बाद अब इस पर एक्शन लेंगे, और जो एक नुक्ता उठा रहे हैं जिसका अशफाक ने भी जिक्र किया कि एक कॉपी तो गायब है, तो और इसे कौमी सलामती से इस मामले को जोड़ना चाहिए था। ऑप्शंस क्या है हुकूमत के पास? ये देखें ये रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की दस्तावेजात को जेब में संभाल के फिरे या वो किसी सेफ में रख के फिरे। इसके लिए तो आपको फिर उस वक्त के मिलिट्री सेक्रेटरी साहब को बुलाना चाहिए था, उस वक्त और लोगों को भी एक्यूज बनाना चाहिए था जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी सेफ कस्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट। और क्या आपने वो डॉक्यूमेंट जो आपके पास कॉपी थी, सरकार जाहिर बात है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और उस वक्त भी इन्हीं की थी, पीडीएम गवर्नमेंट थी, तो इनको चाहिए था कि वो साइफर की कॉपी तो दिखाते लाके कि ये साइफर की कॉपी थी। और खाली साइफर की कॉपी जो है इसका होना इससे कोई नहीं, इसके लेटर के मंदरजात से किसी
एनिमी कंट्री को फायदा पहुंचना या फ्रेंडली कंट्री के साथ रिलेशनशिप खराब होना मकसूद था। आपने देखा कि जो अमेरिकन एम्बेसडर थे वो तो खुद उमर अयूब साहब को असेंबली में मिल के गए हैं, तो कौन से अमेरिका से ताल्लुकात खराब हो गए पीटीआई की वजह से? पीटीआई की तरफ से भी राब्ते होते रहे और वो भी मिल के गए, ये तो चलता रहा। हाँ। तो ये तो इस केस को तो हर तरीके से अगर ये कर लें, ये शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करने वाली बात है। और इसी तरह के लोगों ने ये इस तरह के भोंडे केसेस बनाकर किसी की ईगो और अना को सेटिस्फाई करने की जरूर कोशिश की है, मगर इसमें कोई एक्चुअल क्रिमिनलिटी नहीं है। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि अब व्हाट आर द ऑप्शंस? ये हम वही बार पूछ रहे हैं आपसे कि तहरीरी फैसले के मुंतजर हैं। आपको पता है कि कहा जाता है कि तहरीरी फैसले में कई चीज़ें ऐसी लिखी जाती हैं और इसीलिए उसका इंतजार किया जाता है। अब आगे हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या है? सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके जाएंगे या क्या कर सकते हैं आपकी नज़र में? जी, सुप्रीम कोर्ट में ये एक दफा पहले बेल की हेयरिंग हो चुकी हुई है। और इसमें जस्टिस सरदार तारिक और मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मनीला साहब ने इसको सुना था 22 दिसंबर 2023 को। और उसकी अगर आप ऑब्जर्वेशन ही पढ़ लें तो आपको इस केस का पता चल जाएगा। ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खा चुके हैं और ये दोबारा अगर इनकी है तो सौ बिस्मिल्लाह जाएं। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच। शहबाज खोसा साहब अपनी कानूनी राय दे रहे थे इस केस के हवाले से। लेट्स सी एंड लेट्स वेट कि गवर्नमेंट इस पर क्या एक्शन लेती है, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कानूनी उम्र के माहिर जो है हुकूमत के रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने इस पर कहा है कि जी हम एक्शन जरूर आगे लेंगे। सदब आपके आते ही सियासत शुरू हो गई। सियासत शुरू? मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं सदब गैर सियासी होती है। गैर सियासी हूँ। और ये बताएं आप हमारे लिए लेके क्या आई हैं? ओ, ये बड़ा अहम सवाल। क्या डार्क चॉकलेट नाम की कोई चीज आप लेके आए? बाकी तो बहुत सी डिमांड्स आपको सुनाई दे रही होंगी। सुनाई मुझे कान में दे दी। अभी मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए बाद में आप तो ज्यादा ब्रिटिश एक्सेंट में अंग्रेजी सुन के आई होंगी ना, तो आपको ये समझ नहीं आ रही होगी सब पाकिस्तानी। अभी मुझे थोड़ा सा आदत पड़ गई। अच्छा, मुझे ये आयरिश एक्सेंट सुनाई दिया आपको? अंग्रेजी सुनने को मिल गई कानों में मेरे। अच्छा, आपने कहा सियासत बहुत ज्यादा हो रही है, तो सियासत यहाँ कब कम हो गई थी? हाँ, ये बात कौन सा ऐसा वक्त था, मुझे बताएं। गोल्डन पीरियड ऐसा कब था जब यहाँ सियासत? कहाँ की बात करें? पाकिस्तान। अच्छा फिर ठीक है। तो पीपल्स पार्टी की हिमायत के साथ मुस्लिम लीग नून हुकूमती मामला चला रही है, ये बात जो है वो कहा जा रहा है। और पीपल्स पार्टी बेशक हुकूमत का हिस्सा नहीं, लेकिन अहम फैसलों में हुकूमत से मुसलसल ताउन कर रही है। और विफाक और पंजाब हुकूमत में शमूलियत के लिए भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान गुफ्तगू जारी है। अभी भी गुफ्तगू जारी? जब मैं गई थी तब भी जारी थी। हाँ, हालांकि लंदन मुलाकातों के बाद तो काफी अहम फैसले हो जाने चाहिए थे, लेकिन आपको पता है कितनी वहाँ पर वो लंदन प्लान भी होता है। चलें जी, खैर। तो अब हमें ये सुनने में आया, जो नई चीज़ हुई है कि बजट से पहले हुकूमत में शामिल होने की दरख्वास्त नून लीग दे रही है। और नून लीग का कहना है कि मुल्क को एक्चुअली मसाइल बहुत ज़्यादा दरपेश हैं, तो अकेले तन्हा इसका मुकाबला नहीं कर सकते और बहरानों से निकालना चाहते हैं। अच्छा, एक जो बड़ा अहम बयान आया है वो है पीपल्स पार्टी के रहनुमा एतजाज़ अहसन साहब का। वो ये कहते हैं कि बानी पीटीआई अगर सदर जरदारी से मिल लें तो उनके लिए बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। और वो आगे ही कहते हैं कि बानी पीटीआई ने एक्चुअली बहुत सख्त पोजीशन ले ली है अपने लिए, खुद उन्होंने रुकावटें पैदा की हैं कि किसी से बात नहीं करनी। सो उन्हें रिलीफ मिलने या जेल से जल्द रिहाई का कोई इम्कान नहीं। ये बात एतजाज़ अहसन साहब कह रहे हैं, तो इसका वेटेज क्या है? हालांकि वो काफ़ी नरम गोशा रखते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज़ अहसन साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एतजाज़ साहब इन द मॉर्निंग। ये बताइएगा कि जो हालात बनते जा रहे हैं, अभी तो खासा वक्त हो गया, सदफ भी अभी कह रही थी कि ये तो कहाँ होके भी आ गए वहाँ से और अभी तक बातचीत ही चल रही है, तो आने वाले दिनों में एक तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी ये बताइएगा, दूसरा सियासी मंजरनामा आपको क्या दिखाई दे रहा है? मंजरनामा पाकिस्तान में तो मैं समझता हूँ माजी के अलावा कोई किसी बात की आप पेशीन गोई नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी अपनी बयाना रवि वाली पॉलिसी रखेगी और मेरे ख्याल में ये हाईएस्ट लेवल पे फैसले होते हैं, उनमें मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी खासकर सदर जरदारी साहब वो कोई ना कोई कोशिश जरूर करेंगे कि टेंशन को डाउन किया जाए, लोगों में कुछ बातचीत हो सके।
तो एहतसाब साहब ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी कई बार ऐसे इशारे दे चुकी है कि वो बात करने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात के लिए, तो पीटीआई से बातचीत के इम्कानात हैं? कोई दोनों जमातों में मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखें, जो जमूद है वो कहीं तो टूटना है ना, किसी सूरत तो उससे टूटना है। अब वो इनमें एक मुलाकात या डायलॉग के जरिए हो या कोई और हुकूमत जो है, नून लीग को तो बड़ी परेशानी हुई है। उनकी तो प्रेडिक्शन यही थी कि खान को रखेंगे जेल में 6 दिन 7 दिन और उसके नशा चुके का वो उनका उन्होंने फैलाया था करता है, तो इसलिए वो टूट जाएगा। अच्छा, वो नहीं हुआ। वो इस मामले में बड़ा खासा सख्त जान साबित हुआ है। तो ये भी एक उनके लिए दुश्वारी है गवर्नमेंट के लिए और उनके हैंडलर्स के लिए। तो वो भी परेशान हुए हैं कि ये खान इतना टाइम कैसे निकाल गया और वो इससे ज्यादा निकालेगा। वो मेरा नहीं ख्याल इनसे इन बातों से वो लंदन की या जद्दा की फ्लाइट लेने को तैयार हो जाता। वो जरा फर्क है इस मामले में। अच्छा, एक चीज़ ये फरमाइएगा कि 2008 से लेके जो हमने सूरत हाल देखी तो हुकूमत साजी और हुकूमत पे शमूलियत के मामलात बहुत जल्दी तय हो जाया करते थे, लेकिन इस बार अब तक विफाक या फिर पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने शामिल होने का फैसला अब तक नहीं किया। क्या वजूहात हैं इसकी? नहीं, अभी तो मुमकिन ही नहीं है, अभी तो मुमकिन नहीं है। पर हालात क्या करवट लेते हैं, मैं आपको कह ही रहा हूँ कि कुछ आदमी कोई पेशगोई कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में माजी के अलावा। यही तो आपको कह रहा हूँ। अब ये किस तरह होता है, होगा कि नहीं होगा, मैं नहीं कह सकता हूँ। पर आइडियल तो चीज़ ये है कि कोई गुफ्तगू बातचीत हो, और इमरान के लिए भी ये बेहतर है क्योंकि अगर वो उसको रिहा होना चाहिए। और ये केस पे केस बनाते रहेंगे, सब झूठे केस हैं जो उस पर बनाए, सब झूठे। और आपने जिस तरह याद किया, मैंने साइफर को मैं तो कब से सिफर कहता आ रहा। साइफर सिफर है और आज साबित हो गया सिफर है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि अब बहुत सारी बातें की जा रही हैं। डॉक्टर रमेश कुमार पीपल्स पार्टी के वो ही कहते हैं कि जी बजट के बाद काफ़ी हालात हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएंगे, इस तरह की सूरत हाल भी है। दूसरे ये बता दें कि अब पंजाब हुकूमत में शमूलियत से मुतालिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मामलात नहीं तय पाएँ, तो इसकी क्या वजूहात हैं? मैं इसका अमीन नहीं हूँ कि क्या बातचीत हो रही है या नहीं हो रही। हुकूमत की गुलाम गर्दिशों से और से मैं ज़रा दूर ही हूँ, तो इसलिए मेरे इस पे कमेंट करना या कोई राय देना कोई बात नहीं। बंदे को जिस चीज़ का इंफॉर्मेशन ना हो उसके बारे में यूं ही चला दे, वो तो कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके। बैरिस्टर एतजाज़ अहसन हमारे साथ मौजूद थे। और बात दरअसल यही है कि काफ़ी चीज़ें हैं जिन पर मामला तय होने, और प्लस पीपल्स पार्टी इज़ बीइंग वेरी केयरफुल फिर। और जिस तरह के मशवरे एतजाज़ अहसन साहब ने दिए कि बानी पीटीआई अगर जरदारी साहब से मिल लें तो मामला ठीक हो सकते हैं। ये मशवरा पहले आई थिंक उन्होंने पीपल्स पार्टी से शेयर किया होगा, तो ही वो ये मशवरा पीटीआई को दे सकते हैं, बिकॉज पीटीआई पीपल्स पार्टी एक अलग पोजीशन रखती है इस हवाले से, क्योंकि जब मुज़ाकरात की बात आती है तो पीटीआई कहती है हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे, हम पीपी से बात नहीं करेंगे, हम फला से बात नहीं करेंगे। वो तो नारे लगाते हैं ना कि जी सारे चोर हैं और ये हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने कही कि जी वो बड़ा वक्त निकाल गए हैं और बड़ा सख्त जान है और बड़ा काफ़ी वक्त और भी निकालेंगे, तो ये एक चीज़ है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। चलिए हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना। हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का दिन रोज़ाना ही कोई ना कोई अहम दिन, आलमी दिन मनाया जाता है। आज जो दिन मनाया जा रहा है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में, वो बच्चों का, और ऐसे बच्चों का जो किसी भी किस्म का तशद्दुद या जारियत का शिकार हो, बेघर हो, उनके तहफ़्फ़ुज़ का दिन मनाया जा रहा है।
और ज़ाहिर है इस दिन के मनाने का मकसद होता है लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। क्या इसके पीछे सद्देबाब हैं, उन इश्यूज़ को उजागर करना, कैसे इस मसले को हैंडल किया जा सकता है, इसका जो है एक पूरा अहाता किया जाता है। तो एक गैर सरकारी रिपोर्ट सामने आई है जो ये बताती है कि हमारे मुल्क में बच्चों पर जिनसी तशद्दुद है, जबरी मुशक्क़त है या भीख मंगवाने की जो शरह है, इसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में हर 10 में से एक बच्चा, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हर 10 बच्चे में से एक बच्चा तशद्दुद का शिकार होता है। तो मुल्क भर से 8 लाख से ज़ायद बच्चे जबरी मुशक्क़त पर मजबूर हैं, जबकि 2 करोड़ 20 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं, जिसका हम अक्सर और बेशतर जिक्र भी करते रहते हैं। भाई ये मामलात तो मौजूद हैं, लेकिन ये हमारे अतराफ़ तवातुर से हो रहे हैं और इसमें क्या किया जा सकता है, असल काम ये है। तो हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं सारा अहमद साहब, जो कि चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की पंजाब की। उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सारा। अच्छा, बेसिकली मैं बात जो करना चाह रहा था वो ये था इन द स्टार्ट कि हम अपने अतराफ़ देखते हैं, आई एम श्योर कि आप भी देखती होंगी कि बच्चे जो हैं वो जबरी मशक्क़त कहूँ या क्या कहूँ, भीख मांगते हुए तो नज़र आते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर किसी मकैनिक के पास चले जाएँ तो जो उनके छोटे होते हैं वो ये 8-10 साल के बच्चे होते हैं। किसी मोची के पास चले जाएँ वहाँ पर, किसी होटल में चले जाएँ वहाँ पर ये बच्चे काम कर रहे होते हैं और ज़ाहिर है कि मजबूरी के बस जबरी ना सही लेकिन मजबूरी में ये काम कर रहे होते हैं। और हमने ये चीज़ें नॉर्मलाइज़ कर दी हैं, यानी कि हम भी जाते हैं, देखते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारे माशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हम नज़रें नहीं चुरा सकते, क्योंकि हम उनका घर नहीं चला सकते। आप भी ये विटनेस करती होंगी, आपका नुक्ता नज़र क्या है, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर आपके शो में। और मैं बहुत ये पॉजिटिव बात है कि आप ये इशू हाईलाइट कर रहे हैं अपने शो के थ्रू। इशू ये देखें, बच्चे हर जगह इजीली एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आपने जिस तरह मेंशन किया, मैकेनिक शॉप में घरों में मुलाजिम रखवा के, भीख मंगवा के, हर जगह। तो क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल बच्चे होते हैं, जो सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी विच इज़ द मोस्ट वल्नरेबल इज चिल्ड्रन। तो हम भी यही देखते हैं कि ये हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। एंड मैंने जब माँ बाप का इंटरव्यू किया, उनसे खुद मिली हूँ जाके, आपको पता है जो बच्चों को भीख पे लगाते हैं वो कन्वीनियंटली बताते हैं मुझे कि हम तो पैदा ही 6 से 7 बच्चे करते हैं, एंड इसलिए करते हैं ताकि हम उनके थ्रू अपना घर चलाएं। मतलब उनको कामों पे लगाएं, कुछ को भीख पे, कुछ को लोगों के घर मुलाजमत पे, जहाँ से उनको 30,000 रुपये तक, 30 से 40,000 पर मंथ मिलता है, और उसके थ्रू उनका घर चलता है। और इवन एक बेगर की डेली की अर्निंग जो है ना, इट्स मोर देन 2,000 पर डे, क्योंकि हम रेस्क्यू करते हैं चाइल्ड बेगर्स को। सबसे अमाउंट जो जज कोर्ट को मिलती है उनसे। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं सारा, मैं जिस जानिब इशारा कर रहा था, ऑब्वियसली ये ऐसी चीज़ें जो हमें स्ट्राइक करती हैं। ओ बच्चा भीख मांग रहा है, ओ चलो ठीक है इस पे बात कर लो, या कोई मुशक्कत किसी के यहाँ घर पे काम कर रहा है बच्चा। लेकिन मैं जिस जानिब कर रहा हूँ वो बहुत कॉमन है, यानी कि किसी रेस्टोरेंट में छोटे बच्चे होंगे, आप गाड़ी में बैठे होंगे, कोई चीज़ मंगवाएंगे एक बच्चा लेके आएगा, जूस मंगवाएंगे एक बच्चा लेके आएगा, मैकेनिक के पास जाएंगे तो जो आपके टायरों में हवा डाल रहा होगा वो एक बच्चा होगा। वो चीज़ें हमें स्ट्राइक क्यों नहीं करती? वो भी तो ज़ाहिर है कि मजबूरन एक बच्चा काम कर रहा है, उसके भी कोई हालात होंगे या कोई ज़बरदस्ती एक्सप्लॉइट हो रहा है आपकी, जैसे आप कह रही हैं। जी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और पता है हमें क्या चाहिए कि इंस्टेड के उनके साथ सिंपैथी शो करके उनको पैसे दे दें, हमें चाहिए एज ए सिटीजन, मैं एक ऑर्डिनरी सिटीजन की बात कर रही हूँ, कि एक शहरी की क्या जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसको पैसे दे दे, बिकॉज देखिए जब आप उसको पैसे दे रहे हैं ना, एक तो वो चीज़ इंकरेज हो रही है। अगर वो एक बिजनेस के फॉर्म पे ऑपरेट हो रहा है एज ए प्रोफेशनल बेगर, वो इंकरेज होता है। तो हम ये लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनको पैसे भी ना दें, इंस्टेड अगर जैसे पंजाब की बात की जाए, उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो लाके एडमिशन करा दें उनका, या उनको किसी स्कूल में दाखिला करा दें, बिकॉज देखिए उनकी जो रियल प्लेस है, सही जगह, वो तो स्कूल है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा कि उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ले आए, उनको स्कूल में। एक आम इंडिविजुअल जो कि अशफाक ने बात की, वो उन्हें पैसे दे देगा, वो सोचेगा मैं इनकी ऐसे हेल्प आउट कर दूं, लेकिन ये गवर्नमेंट का काम होता है। जब आप सोशल वेलफेयर स्टेट अपने आप को कहते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को एड्रेस करने के तरीके भी निकालते हैं। अब हम जिस 2024 में हम हैं, हमारे मुल्क में अवेयरनेस भी है, सोशल मीडिया भी है, मीडिया भी, सब रिपोर्ट हो रहा है। तो अभी तक हम वही बात जो हम पिछले कई साल पहले बताते थे, और इसके नंबर्स में इजाफा हुआ है, यानी हर 10 में से एक बच्चा इस चीज़ का शिकार है। तो हमारी हुकूमती सतह पर क्या किया गया है इस सारे अरसे में? जी बिल्कुल ठीक है। देखिए मैं तो अभी आपको ये बता रही थी कि शहरियों की क्या जिम्मेदारी है। ऑफ कोर्स हुकूमत पे आते हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है कि आइडियली स्टेट की जिम्मेदारी है कि बच्चों को
फ्री एजुकेशन दी जाए। ऑफ कोर्स ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और ये कि कोई बच्चा स्ट्रीट पे नहीं होना चाहिए। बच्चों की सही जगह जो है वो या तो उनके पेरेंट्स को इतना जो है वो खुद कफील बना दे, इतना इंडिपेंडेंट बनाए कि वो अपने उनके इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बेहतर करें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। अब चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो क्या करे, हम भी हुकूमत का इदारा है, राइट, वी आर पार्ट ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट। हम एक साल में 10,000 से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू, रिहेबिलिटेट, एजुकेट कर चुके हैं। दिस इज एन एवरेज जो हम हर साल करते हैं। हम इन्हीं स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको आप इशारा कर रहे हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं, कहीं ना कहीं घरों में मुलाजमत है, अब वो हमारे पास रह रहे हैं। ये वो बच्चे मैं आपको बता रही हूँ। काफी बच्चे होते हैं जिनको हम रेस्क्यू करते हैं देश से, अब हमने वापस नहीं जाना, प्लीज हमें अपने माँ बाप के पास मत भेजिए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ माँ बाप वापस किसी घर में मुलाजमत पे रखवा देंगे। और अच्छा, इन बच्चों को सिर्फ हम फूड शेल्टर नहीं दे रहे, वी आर प्रोवाइडिंग देम स्किल डेवलपमेंट। हम उनको स्किल सिखा रहे हैं। कुछ हमारे बच्चे शेफ्स बन गए हैं, कुछ टेलर्स बन गए हैं, यू नो, डिफरेंट उनको हमने मल्टीनेशनल में जॉब दिला दी जो अब 18 है, जो पढ़ना नहीं चाहते थे बाद में। ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट द स्टेट इज डूइंग। लेकिन हैविंग सेड दिस, ऑफ कोर्स स्टेट की कैपेसिटी है, मतलब ब्यूरो कैन कैपेसिटेट एक्स अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन, लेकिन इशू बहुत बड़ा है। मतलब इशू जो आपने बताया कि इतने बच्चे रोज जो है वो अब्यूज के शिकार भी होते हैं, भीख भी मांगने पे लगाए जाते हैं। तो इसका एक कलेक्टिव हल सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, लेकिन तमाम स्टेक होल्डर्स एक साथ अगर हाथ सबको इसमें लीड करना गवर्नमेंट का काम है, बाकी सब साथ मिलते जाएंगे, ऐसे ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच सारा फॉर बीइंग विद अस। और ये वो है जिसको बड़ा एड्रेस करने की जरूरत है। अच्छा, एक चीज इसमें मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ मैंने अभी रिसेंटली अपनी गाड़ी का काम करवाया, तो जो मैकेनिक मेरे पास था, तो आई वाज क्वाइट स्केप्टिकल कि भाई ही वाज अ यंग मैन। तो मैंने कहा आपने काम किया है तो आपका एक्सपीरियंस है? उसने कहा कि मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है। मींस ही इज 30 और वो 12 साल की उम्र से काम कर रहे थे। अच्छा, इसमें यह है कि ठीक है, जो हुनर सीखना चाहें आप उनको हुनर सिखाएं, लेकिन आइन का जो आर्टिकल है 25A वो ये कहता है कि 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक जो बेसिक एजुकेशन देना वो रियासत की जिम्मेदारी है। कम से कम बच्चों को बेसिक एजुकेशन दी जाए, उसके बाद जो हुनर सिखाना है आप सिखा दें, लेकिन उससे पहले नहीं। तो रियासत को भी यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सिर्फ NGOs और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस पर ही डिपेंड नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और जिस बात पे मुझे हंसी आ रही है वो ये कि आई एम सॉरी, आप लोगों को बड़ी गर्मी बर्दाश्त करनी गई पड़ी। मैं मुल्क से बाहर क्या गई, यहाँ पे तो सूरज ने डेरे ही डाल लिए। हाँ। आप सदफ तब तक तस्करा करते रहेंगे और हम भी तब तक करते रहेंगे जब तक इनके पैसे पूरे नहीं होते। लेकिन आज मौसम बड़ा अच्छा था। आज बड़ा मौसम। सदफ आप आई हैं, बादल छाए हुए। अच्छा, सदफ आई हैं, दो चीजें हुई हैं। एक तो मौसम अच्छा हो गया, दूसरा ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। What does it mean? ये कराची में कल हुआ है, सब खैरियत। कल हुआ है 4.6 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया आपके आने के बाद। ये बड़ा डेंजरस है जी, ये बड़ा डेंजरस है। सिर्फ मौसम अच्छा नहीं हुआ। हाँ, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मौसम से सिर्फ मेरा ताल्लुक है। मैं तो जिक्र ही मौसम का करती हूँ सुबह सवेरे। तो मौसम यहाँ आज अच्छा है। मैंने सुना है पंजाब में बारिशें भी हो रही हैं। पंजाब में बारिशें हो रही हैं और बड़ा इस गर्मी के बाद बारिश का हो जाना। खुशाब, पिंड दादन खान, मलिकवाल, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है। ये दरख्त हिलते देख के क्या जबरदस्त किस्म की एक ये पंजाब का ही मंजर है जहाँ पे हम पिछले दिनों इतनी गर्मी देख रहे थे। अब आप देखें कैसे वहाँ पे दरख्त लहलहा रहे हैं। और गर्मी तो खैर बहरहाल है, लेकिन हम कराची वालों को थोड़ा सा एक रिलीफ इस तरह से है। आज मुझे अच्छा लगा मौसम। ठंडी हवाएं रात में चल जाती हैं, समुद्री हवाएं, लेकिन पंजाब वाले बड़ी मुश्किल से गुजरते हैं। सर्दी भी सख्त होती है वहाँ और गर्मी भी शदीद होती है। लेकिन बारिशों से हमारे मुल्क में एक फैक्टर जो है वो हादसात का भी है, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है। उस तरह का ना सड़कें बर्दाश्त कर पाती हैं। अगर थोड़ी ज़्यादा बारिश हो जाए तो बहुत मुश्किलात होती हैं। तो मौसम तो खुशगवार हो गया है और जो तेज़ हवाएं पंजाब में चली हैं, गर्मी की शिद्दत में भी कमी आई है। मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर अब्रे रहमत बरसा, सियालकोट, डस्का, मुख्तलिफ मकामात की हम बात कर लें। और साथ ही जी गर्मी से जो परेशान शहरी थे वो काफ़ी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं। तो अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरीके से अच्छा सा बना रहे ताकि गर्मी के दिन निकल जाएं। क्योंकि जब गर्मी बहुत होती है और फिर लोड शेडिंग हो तो लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि घर में बैठें कि बाहर निकलें, क्या करें, रिलीफ कहाँ से मिले। करें तो क्या करें, क्योंकि लेकिन एक चीज़ ये है कि बारिश होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ, मैं ये सोचना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि ऐसा मौसम हो कि जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो और ऐसे में मिट्टी की खुशबू आप तक पहुँचे
और क्या ही बात हो उसमें। मट्टी अच्छा की जी, खुशबू की आपने बात की तो एक खबर हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा। आप कुछ ऐड करना चाह रही थी तो ऐड हाँ, कर मैं लें। कह रही थी मट्टी की खुशबू की तो बहुत सारे लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में आप लोग अपना ऐसे बताएं। हैं। आपको मुझे अच्छी- पसंद है, मुझे भी I do पसंद है, like वो फीलिंग कुछ और होती है। it। हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, वक्फा। ब्रेक के बाद आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते मित्रों, सबको एक बार फिर से बाखबर सवेरा में अशफाक इसहाक सत्ती और सदफ अब्दुल जब्बार की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। Welcome back उम्मीद once है again। कि आप खैरियत से होंगे और आपका सफ़र हमारे साथ बिल्कुल ठीक गुजर रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही होगा, क्योंकि हमें जो फीडबैक आता है वो तो हमें यही बताता है। और हमारा बहरहाल आपको पता ही है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करा देते हैं, हमारा फेसबुक पेज है बाखबर सवेरा के नाम से, वहाँ पर भी आप हमें देख सकते हैं, हमारा फीडबैक आप हमें दे सकते हैं। सी मैंने नाम लिया और स्क्रीन पर नाम आ गया। उसके बाद हम ट्विटर पे, मैं तो इसे ट्विटर ही कहूँगी, मैं एक्स नहीं कहूँगी, ट्विटर पर भी हम हैं बाखबर सवेरा के नाम से। यूट्यूब पे आप हमें लाइव देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी मिस कर देते हैं, चले कुछ काम था फिर भी मिस कर देते हैं, तो आप शाम को भी हमें दे सकते हैं। शाम 4 बजे रिपीट में देख सकते हैं। रिपीट में दे सकते कितनी हैं। अच्छी इन्फॉर्मेशन सोचिए है। हमारे एक्स भी हमारे लिए अच्छी बात करते हैं, यानी कि एक्स पे। वाह, वेरी नाइस, पता है। वेरी नाइस। What are you talking about? अच्छा जी, तो पहले जनाब एक अहम तरीन, हम जिस तरह से अपने शो में मुख्तलिफ उमूर पर बात करते हैं, तो ऐसे में जो सेहत आमा का मसाइल पर बात करना बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में अब हम बात करें, ये जो ज़चगी का मामला है, इसके अंदर काफ़ी कंसर्न्स अब भी मौजूद है, क्योंकि मसाइल मौजूद हैं। उस तरह से तवज्जो नहीं दी जाती ज़च्चा और बच्चा की सेहत पर जिस तरह से देनी चाहिए। और पाकिस्तान में अब हो ये रहा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए सी सेक्शन का रुझान बढ़ता चला जा रहा है। इवन जो अफोर्ड भी ना करें, उनको भी डॉक्टर्स ये रिकमेंड कर देते हैं कि आपने जी ये तो आपकी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं और बच्चा जी वो ऑपरेशन से ही होगा। तो अब जो एक खतरनाक हमारे सामने नंबर्स आ रहा है वो ये कि ऑपरेशन से बच्चों की जो पैदाइश की शरह है वो बहुत बढ़ गई, 50% से बढ़ गई, 50% से तजावुज कर गई, जो कि WHO की मुकर्रर करदा शरह से बहुत ज़्यादा है। तो और ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन तिब्बी माहिरीन इस बढ़ते रुझान को इंतहाई खतरनाक करार दे रहे हैं। अच्छा, गुज़िश्ता साल का अगर हम बताएं तो जी ये वो आदाद शुमार हैं जो रिकॉर्डेड हैं इसमें, यानी कि 2023 में कुल 14,27,000 डिलीवरीज़ में से 7,37,000 सी सेक्शन से किया गया। और अगर इसकी परसेंटेज निकालें तो ये बेसिकली 53% होता है। अच्छा, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में मैं बेसिकली ये चीज़ देखता रहा हूँ कि वहाँ पर अफोर्डेबिलिटी का मामला इसलिए आता है क्योंकि एक तो डॉक्टर को वेट नहीं करना पड़ता, नॉर्मल डिलीवरी में आपको खासा इंतज़ार करना पड़ता है, वो सब्र आजमा एक मरहला होता है, उसके अंदर ब्लड प्रेशर से लेकर 10 चीज़ें देखनी होती है। इसके अंदर सी सेक्शन में ये है कि ये बाज़ औक़ात गायनोकोलॉजिस्ट भी जो पेशेंट्स होती हैं उनको कह रही होती हैं कि जी आप ये ऑपरेशन करवा लें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, सी सेक्शन अब आराम से आप रिकवरी भी आपकी हो जाएगी। तो इस पर क्या वजह है? ज़ाहिर है कि जहाँ पर मैंडेटरी हो जाए, जहाँ पर जान बचाना ज़रूरी हो या जहाँ पर कोई और चाहना हो तो वहाँ पर सी सेक्शन किया जा सकता है, लेकिन क्या वाक़तन ऐसा होता है? इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिक प्रिंसिपल सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा वसीम साहिबा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। और आपकी से मुतालिक हम अपने नाज़रीन को ये बताएं कि आपने अपने 24 साल करियर में 70,000 से ज़्यादा प्रोसीजर किए हैं, जिसमें 70% नॉर्मल डिलीवरीज की गई, जबकि सिर्फ 30% सी सेक्शन है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा फॉर बीइंग ऑन द शो। ये ज़रा बताइएगा कि ये जो ये सी सेक्शन किया जाता है, ये पेशेंट की अपनी चॉइस होती है, डॉक्टर की अपनी चॉइस होती है, या बहालत मजबूरी? आपने क्या विटनेस किया इस सारे अरसे में? बहुत बहुत शुक्रिया अशफाक एंड सदफ। आप बड़ा अच्छा पॉइंट ये आपने अपने प्रोग्राम में उठाया। मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो गायनाकोलॉजिस्ट को होते हैं ना, वो यही होते हैं कि आप सिजेरियन सेक्शन रेट बढ़ गया है। अच्छा, सिजेरियन सेक्शन रेट वाकई बढ़ गया है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप देखिए कि मेरा तो वैसे ज़ाती ख्याल है कि कुछ आबादी का तनासुब भी हमारे मुल्क का बहुत ही ज़्यादा है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इस वक्त हम कंट्री हैं पूरे साउथ एशिया में, और मेरा ख्याल है उससे बहुत सारी चीज़ें लिंक होनी शुरू हो गई हैं। माँ की सेहत भी और बच्चे की डिटीरियोरेटिंग
सेहत भी। लेकिन बहरहाल वो तो एक बहुत बड़ा एक चैप्टर अलहदा से है। लेकिन अगर हम सिजेरियन सेक्शन से रिलेटेड बात करें तो सिजेरियन सेक्शन ऑलमोस्ट ना, प्राइवेट सेक्टर पे बहुत सारा इल्ज़ाम लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में सेक्शन ज़्यादा होते हैं क्योंकि डॉक्टर्स पैसे के लिए करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी अस्पतालों में देखें तो ये जो अदादो शुमार आपने दिए हैं 50% के अराउंड, ये सब सरकारी हॉस्पिटल्स के अदादो शुमार हैं। अब इशू ये है कि क्यों ऐसे होता है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। मे बी कुछ आप ज़रूर कहें कि मे बी कहीं कहीं डॉक्टर का इंटरेस्ट होता हो, लेकिन लार्जली ऐसे नहीं है। अच्छा। लार्जली पब्लिक के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब लोग जो है ना माँ बच्चे की सेहत को लेके, मतलब देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल हो गए हैं कि कोई ज़रा सा भी मामला ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसमें बच्चे को कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ हो। दूसरा ये कि आप, अगर पहले ऐसे होता था कि लेबर के दौरान डेफिनेटली आपका एक अल्लाह ताला का नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन उसमें बच्चे की हार्ट बीट, चीज़ें, मॉनिटरिंग कभी कभी ऊपर नीचे हो सकती है। जी जी। लेकिन अगर आप का पब्लिक ये चाहे कि जी हमें तो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, तो नेचुरली आपका ट्रेंड टूवर्ड सेक्शन चला जाता है। दूसरी बात ये है कि बच्चियाँ आजकल जो यंगस्टर्स और फैमिलीज कुछ ऐसी हैं जो कि पेन्स लेने को तैयार नहीं है। तो जब आपका पेन्स का थ्रेशोल्ड बहुत कम हो जाए और बच्चे को कोई पेन नहीं आनी चाहिए, मेरे तो ख्याल है माओं के साथ भी थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है कि पहले। अच्छा, ये तो वो वजूहात आपने बताई जो वो फैमिली ज़ाहिर है जो कि इस मरहले से गुजर रही है उनकी चॉइस हो सकती है। लेकिन हमें कुछ ऐसे वाक़यात भी सुनने में आते हैं जिसमें अक्सर और बेशतर हॉस्पिटल या डॉक्टर्स ये प्रेफर पहले से कर देते हैं जी कि आप ऑपरेशन की तरफ जाएं, और अगर आपने नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाना है तो फिर हम ये केस हैंडल नहीं करेंगे। तो इस तरह के वाक़यात भी रिपोर्ट होते हैं। तो क्या कोई डॉक्टर या हॉस्पिटल ये कह सकता है किसी भी पेशेंट को? अच्छा, उसमें ऐसे है कि प्रेगनेंसी की ना कैटेगरीज हैं। एक है नॉर्मल रिस्क प्रेगनेंसी जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट एक नेचुरल नॉर्मल हेल्दी मदर है। एक वो कैटेगरी है जो कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है जिसमें आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ब्लड प्रेशर है, आपकी शुगर है, आपको कोई और किसी किस्म का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें सिजेरियन सेक्शन डेफिनेटली एक ऑप्शन पहले नंबर पे होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। दुनिया भर में अगर मैं सोचूं और मेरे अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी, नॉर्मल जो सीधा बच्चा होता है उसमें तकरीबन 70 to 80% चांस नॉर्मल डिलीवरी का ही होता है। और हम यही काउंसलिंग भी करते हैं पेशेंट की, किस सूरत में सिजेरियन हो सकता है कि अगर उसका हार्ट बीट बच्चे की ड्रॉप हो जाए जो कि लेबर के दौरान पता चलेगी। बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं जी सब कुछ नॉर्मल था, अचानक से डॉक्टर ने फैसला किया और सेक्शन हो गया। ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बताया जाता है कि अगर खुदा नस्ता बच्चा बर्थ कैनाल से ना गुजरे, डिसेंट ना हो, लेबर का प्रोसेस 12-14 घंटे का प्रोसेस होता है, उसके अंदर आराम से चीज़ें हो रही होती हैं। अगर खुदा नास्ता हार्ट बीट ड्रॉप हो जाए बच्चे की या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो तो सिजेरियन एक इमरजेंसी के तौर पे करना पड़ सकता है। तो अच्छा, ऐसी जी असरात हम ज़ाहिर है इसकी जानना चाहेंगे क्योंकि ये बताया जाता है कि जी काफ़ी रिकवरी में मुश्किलात होती हैं, प्लस वक्त भी लगता है। अगर आपने एक बच्चा जो है वो ऑपरेशन से डिलीवर किया तो क्या आप दूसरा बच्चा नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं कि नहीं? क्या कॉम्प्लिकेशंस एक माँ को होती हैं सिजेरियन से गुजरने के बाद? देखिए, बात ये है कि नॉर्मल डिलीवरी ज़ाहिर है एक नेचुरल प्रोसेस रब ताला ने बनाया है, तो नेचुरली वो बेहतर है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दुनिया भर में सिजेरियन सेक्शन रेट के रिडक्शन की बहुत बात हो रही है। ये हमारे सिर्फ मुल्क में नहीं है, यूके, यूएसए, हर जगह पे राइजिंग रेट को बहुत ज़्यादा एड्रेस किया जाता है। अब एक सिजेरियन हो जाए उसके बाद तो नॉर्मल डिलीवरी बड़ी आसानी से हो जाती है, रिकमेंडेड भी है। लेकिन अगर 2 सेक्शंस हो जाएं फिर नॉर्मल डिलीवरी नहीं रिकमेंडेड होती क्योंकि रप्चर का चांस यूट्रस का बहुत बढ़ जाता है। अब जहाँ तक बात है सिजेरियन सेक्शन रेट कम करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि वक्त के साथ साथ हमारा जो ऑल जो है ना चिपक जाती है उस सिजेरियन सेक्शन के स्कार के साथ, जिसकी वजह से प्लेसेंटा एक्रीटा का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से जिसे कहते हैं ना कि सिजेरियन के दौरान या डिलीवरी के दौरान खून का बहाव, खून का ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। इसलिए सिजेरियन सेक्शन रेट डेफिनेटली कम होना चाहिए, इस पर तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है इट इज़ बोथ बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, बोथ दोनों के लिए को ज़रूरी है कि इसमें अपना रोल प्ले करें। इट्स नॉट अबाउट कि सिर्फ एक सिंगल बेस पे हम कोई फ़ैसला कर सकते हैं। इट्स अ म्यूचुअल शेयर डिसीजन मेकिंग है आजकल, और मेरा ख्याल है बहुत सारी अवेयरनेस की ज़रूरत है पब्लिक में, और एंटीनेटल केयर पे
पेशेंट को तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। एनीमिया हमारे मुल्क में इतना ज़्यादा है, 70-80%, बिल्कुल, क्योंकि वजह ये कि ज़चकी के मुतल्लिक और ख़ातून की न्यूट्रिशन, आबादी, इसकी प्रायोरिटी हम सब ने सेट करनी है। हम हर दफ़ा हुकूमत, अभी आपके प्रोग्राम में देख रही थी, हुकूमत पे हम बहुत ज़्यादा बर्डन डालते हैं, लेकिन बात सारी ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे भी तो किसी कोई रोल है, फैमिली का, अपना डिसीजन का, और आपने कितने बच्चे पैदा करने हैं ये आपका भी तो डिसीजन है। ये सिर्फ हुकूमत तो नहीं फैसला कर सकती कि जी आपने इतने करने हैं और उनको हमने स्कूल भेजना है। सो ये तो बहरहाल हमारे पास सामने एक चाइना का मॉडल है, उन्होंने किया भी, और आज उनका मुल्क कहाँ है ये भी हमारे सामने, तो इस पे तो एक डिबेट पूरी हो सकती है। बट आपने कहा कि ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है पेशेंट और डॉक्टर की, तो ये होना भी ऐसे ही चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर तैयबा वसीम हमारे साथ थी। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर की वो जहाँ बात कर प्राइवेटली डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फिर होता है कि येस और नो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जाहिर है कि डॉक्टर्स वहाँ तो जिस तरह के वो सारा बर्डन होता है और सारी चीज़ें होती हैं, और फिर वो उस तरीके से जिस मुझे तरह से जब तवज्जो कोई ये देनी कहता है ना, चाहिए। मैं डॉक्टर साहिबा की बात नहीं करी, बट अगर मैं ये जुमला सुनती हूँ ना कि हुकूमत पे सारा बर्डन ना डालें, तो फिर फिर मुझे किस पे डालें? क्यों ना मईशत डालें? की बात याद आ रही थी। सारा टैक्स तो आवाम यहाँ पर हम ना डालें ना, लेकिन अगर हम salary class प्रोटोकॉल pay कर में रही है। 15-15, 20-20 गाड़ियाँ ना देखें, हम फिर प्राइवेट जेट्स ना देखें, हम 10 तरह के अगर सस्ते आप टैक्स खर्चे, नहीं दे रहे हैं, फर्ज करें, तो हम फिर आप इन- एक्सपेक्टेशंस भी ना रख लेंगे, लेकिन आप टैक्स दे रहे हैं तो फिर आपको हुकूमत से मुझे ये expectations बताएं रखनी ना कि चाहिए। जब हाईएस्ट लेवल पे या तो ये हो ना कि मैं किसी असिस्टेंट कमिश्नर को 1300 सीसी गाड़ी से उतरता हुआ देखूं, तो फिर मैं कहूं कि हाँ चलो ठीक है। जब मैं 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की गाड़ी में से उतरता हुआ देखूंगा एक छोटे अफसर को, और उसके बाद जो वजीर आला लेवल या फिर ऊपर अगर आप प्रोटोकॉल जाएंगे की या जो ब्यूरोक्रेसी गाड़ियां में, अलग तो होंगी। प्रोटोकॉल की अलग गाड़ियां दर्जनों, तो फिर तो मैं डालूंगा ना बर्डन हुकूमत पे कि आपकी जिम्मेदारी है। अब आपने गाड़ियों का जिक्र किया, हाँ जी, और फिर बजट भी आने वाला है, तो मैं फिर? आपको एक खबर दे दूं। दे दें। जो लोग समझते थे कि इस्तेमाल शुदा गाड़ी जे यूं पैसे, बस ज़्यादा पैसे लगाने नहीं पड़ते, मिल जाते हैं, अब उस पे जी ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। माशा। मुझे ये खबर आई है उड़ते उड़ते, अच्छा। वल्लाह आलम ये सच है कि नहीं। रेगुलेटरी ड्यूटी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर बढ़ाने की तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया। अब गौर शुरू कर दिया तो समझे हो गया, गरीब बेचारा क्या करेगा। अब ये जो मुल्क में इम्पोर्टेड इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ मजीद महंगी होने का खदशा हो गया है। 1800 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी में 30%, जबकि बड़ी गाड़ियों पर ड्यूटी 70 से बढ़ाकर 100% तक करने का इम्कान है। अच्छा, ये वैसे एक चीज़ ये है कि अच्छा, 1800 हाइब्रिड गाड़ियों पर जीरो ड्यूटी बरकरार है। अच्छा, वैसे 1800 से चलो हमसे ऊपर का मामला है ना, हम परेशान नहीं होते इस पे, क्योंकि 1800 से ऊपर हमारी कहानी 1500 से 1800 पे ख़त्म हो जाती है और उससे नीचे आ जाती है। तो बहरहाल क्या हो सकता है, इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर डीलर्स एसोसिएशन HM शहजाद साहब। थैंक यू सो मच फॉर अस्सलाम जॉइनिंग वालेकुम, गुड मॉर्निंग। साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? ये खबर सच है जो हम आवाम तक पहुंचा रहे तो हैं, हम इस्तेमाल शुदा परेशान हो, गाड़ियों ये पर हमारे ड्यूटी। लेवल का नहीं, आपके लेवल का मामला है। नहीं, हमारे या आपके लेवल का मामला नहीं है। बेसिक आप अगर देखें, ऑलरेडी जो गाड़ियों पे इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे जो ड्यूटी है ना, वो 166% से लेके 461% तक गाड़ियों पे ड्यूटियां हैं। ओके, ऑलरेडी हाईएस्ट पाकिस्तान में कोई ऐसा और शोबा नहीं है जितनी ड्यूटी इस पर है किसी और पर हो। फिर इसके साथ जो गाड़ी TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी भेजता है, वो डॉलर ड्यूटी भी भेजता है। अब इसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं? ऑलरेडी इस वक्त ये गाड़ियों पे जो इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पे जो ड्यूटीज़ हैं वो पहले ही बहुत हाई है। अच्छा, मैंने भी जिस तरह आपने सुना, तो मैंने भी कल अखबार में पढ़ा था, और आज भी किसी अखबार की सुर्खी थी कि गवर्नमेंट ये करने जा रही है। कितने परसेंट कोई आइडिया है? देखिए, 1800 सीसी से ऊपर जो है वो ऑलरेडी 70% RD है। ओके, अब उसको 90 या 100% करने जा रहे हैं, 100%। होए होए। यानी 20% या 30% मजीद बढ़ा देंगे। तो अब देखते एक हैं। सारिफ को क्या कितना फर्क पड़ने जा रहा है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ऑलरेडी बड़ी गाड़ी के ऊपर 461% ड्यूटी है, अब वो चली जाएगी 550%। बड़ी गाड़ी मींस के 1800 से ऊपर वाली। अच्छा, अब वो एक चीज़ 461 की जगह अब वो 500 550 हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो अभी हाल ही में हमने एक ट्रेंड देखा था, आपसे ज़ाहिर है उस वक्त बात नहीं हो पाई, ये जो गाड़ियों की कीमतों में कमी की गई है, ठीक है, लोकल लेवल पे हमने देखा कई गाड़ियाँ सस्ती की गई हैं, रेट्स गिराए गए। इसका इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों पर कोई फ़र्क पड़ा है या हाइब्रिड वगैरह पे? असल में हम आप तो थे नहीं, हमने और फैसल ने और सदफ ने किया already होगा। ये प्रोग्राम आई हमने मिस किया था। दैट। बात यह कि ये
स्टॉनिक के ऊपर एक गेम खेला गया। हाँ, वो और तो बहुत स्टॉक ही- निकालना था। वो स्टॉक निकालना था हाँ। क्योंकि उनकी हाइब्रिड गाड़ी आने वाली है। अब वो माल कैसे निकले, तो सस्ता उन्होंने उसके रेट ज़रूर 15 लाख रुपए कम किए, लेकिन वो आवाम को गाड़ियाँ नहीं मिली। वो इनके ऑथराइज डीलर के जो इन्वेस्टर थे वो गाड़ियाँ उन्होंने ली, अब वो एंजॉय कर रहे हैं। अब वो गाड़ी 15 लाख कम करके ऐसे लोगों के हाथ में दे दी जो ब्लैक मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब वो ब्लैक में गाड़ियाँ बेच रहे हैं। अच्छा, अब सुजुकी स्विफ्ट के अंदर 8 लाख रुपए कम किए गए, उस गाड़ी में किए गए जो गाड़ी कोई लेता नहीं है। और जो गाड़ी लेता है उसमें एक में 86,000 है और एक में 1,60,000 है, उसमें इतने कम किए नहीं। तो ये एक पूरा गेम खेला गया और वो मैं समझता हूँ कि बड़ा स्मार्ट गेम खेला इन्होंने, उसमें ये कामयाब रहे। लेकिन आप देखें कि उसके बरक्स टोयोटा वाले ने जो यारिस है उसमें कीमतें बढ़ा दी उसने। अच्छा, 8-8 लाख रुपए बढ़ा दिए। पहले वो गाड़ी 56 लाख में कोई नहीं खरीद रहा, 8 लाख बढ़ा के 63 लाख में उन्होंने वो गाड़ी की कीमत कर दी। अल्लाह तो आप वैसे क्या, अब बजट भी आने वाला है, जाहिर है अब हम सबको ये खतरात होते हैं, टैक्सेस बढ़ जाएंगे, ड्यूटीज बढ़ जाएंगी, क्या तजवीज़ देंगे आप? देखिए, हमने तो गवर्नमेंट को ऑलरेडी तजवीज़ दी है कि ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसा है ऐसा रहने दें, लेकिन इसकी एज लिमिट गाड़ी की बढ़ा दें, क्योंकि एक 3 साल कार आती है पुरानी और जीप 5 साल पुरानी आती है। तो हमने गवर्नमेंट से ये कहा है, हम नहीं कहते कि जी आप जो है वो ड्यूटीज़ कम करें, टैक्सेस कम करें, जो टैक्सेस और ड्यूटीज़ हैं उसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन कार की जो एज है वो 7 साल आप कर दें, क्योंकि जापान में 7 साल पुरानी गाड़ी बहुत सस्ती है। हुकूमत को रेवेन्यू वही मिलेगा, बल्कि आवाम को सस्ती म्यारी अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, जिसकी रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, पेट्रोल एवरेज बहुत शानदार होता है। और हुकूमत को इस ये जो महीने में बैठे हैं जून में, अब तक हम इस जून के एंड तक 35,000 के करीब इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ TR बैगेज गिफ्ट के तहत आ चुकी होंगी। $400 मिलियन हुकूमत की ड्यूटी की मद में आ चुका होगा, यानी 100 अरब रुपए आ चुके होंगे। अगर हुकूमत हमारी तजवीज़ को मान लेती है और ये 7 साल पुरानी गाड़ी की इजाज़त दे देती है, तो 150 अरब यानी $500 मिलियन से ऊपर सिर्फ इस्तेमाल शुदा गाड़ियों में TR बैगेज गिफ्ट के तहत समंदर पार पाकिस्तानी हुकूमत को ये ड्यूटीज़ देंगे। इससे अच्छा क्या काम है? कहाँ तो आप TR बैगेज गिफ्ट के तहत जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर आप ड्यूटीज़ बढ़ाने की बात करें। अमल दरामद होगा, आप रिसीव हमने कैसे तजवीज़ दी है। पिछले दिनों ये असेंबलर्स और इनके वेंडर्स वज़ीर आज़म साहब से मिले 2-3 दिन पहले, तो जो खबरों के अंदर सुर्खी है, जो खबरों में रिपोर्ट है, वज़ीर आज़म साहब ने सिर्फ उनसे 2 बातें की हैं। लोकलाइजेशन बढ़ा दें, मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाएं और एक्सपोर्ट करके डॉलर मुल्क में लेकर आएँ। अच्छा देखें अभी हो क्या रहा है, इनकी CKD SKD असेंबली इंपोर्ट करने के लिए आपका करोड़ों डॉलर जा रहा है। जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जो IMF से कर्जा लेती है ना, वो सारे का सारा इनकी CKD SKD इंपोर्ट करने में चला जाता है। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि ये जो लोकल लेवल पे सबसे सस्ती जो गाड़ी है वो 27-28 लाख की है, विदाउट नेमिंग देम, उनका नाम लिए बगैर, तो ये अफोर्डेबिलिटी फिर कहाँ जा रही है आवाम की? देखें, और फिर वो गाड़ी 3-4 साल जब चल जाती है तो आप देखें उसकी हालत क्या हो जाती है। मैं तो बहुत खुल के बात कर चुका हूँ पहले भी, आज भी आपके सवाल का जवाब इस तरह दूंगा कि ये सुजुकी अल्टो जो है, ये जब रजिस्टर्ड करा के आप बाहर निकालते हैं 31 लाख रुपए की पड़ती है। 31 लाख रुपए की पड़ती है, 27-28 लाख की नहीं पड़ती। यही सेम गाड़ी इंडिया में मारुति भारत वन के नाम से है, सुजुकी मारुति, 4.25 लाख रुपए इंडियन की है। अगर उनका रुपया स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तानी 12 लाख रुपए हुए। 12 लाख। आप प्राइस फर्क देखें। देखिए जी, हम ग्लोबल मार्केट की बात कर रहे हैं, आपको दुनिया में जहाँ सस्ती गाड़ी मिलती है ना, आप क्यों CKD SKD ये सारा कर्जा आप जो लेते हैं IMF से, वो इनकी CKD SKD इंपोर्ट करने में चला जाता है। भाई आप ओपन कर दें, दुनिया में जहाँ पर आपको सस्ती म्यारी गाड़ी मिलती है, ग्लोबल मार्केट है ना, आप ले आएँ। इस वक्त 100% आपकी जो इस्तेमाल शुदा गाड़ी आती है वो पाकिस्तान के मफाद में है। गाड़ी बहुत अच्छी हर तरीके से, आपका पेट्रोल एवरेज शानदार, रोड सेफ्टी स्टैंडर्ड बहुत ही शानदार, फिर समंदर पार पाकिस्तानी आपको गाड़ी भी भेज रहा है, डॉलर ड्यूटी भी भेज रहा है। आपको क्या लॉस है उसमें? आप डिलीशन प्रोग्राम पे काम नहीं कर रहे, आप मेड इन पाकिस्तान गाड़ी बनाने के लिए तैयार नहीं है। आपको 2 पॉलिसियाँ दी गई, 16-21 और 21-26,
उस पर आज तक आपने अमल नहीं किया। आप क्या करने जा रहे हैं भाई? इससे बेहतर मैं तो ये कहूँगा हुकूमत से कि खुदारा जब तक मुल्क के हालात सही नहीं हो जाते आप इनको डॉलर देना बंद करें, इनकी CKD SKD बंद करें। इस्तेमाल शुदा गाड़ियाँ हैं, आप 7 साल पुरानी कर दें और आप समझदार पर पाकिस्तानी से कहें वो आपको गाड़ी भी भेज रहा है और डॉलर ड्यूटी 500 बिलियन से ज़्यादा आपको डॉलर सिर्फ ड्यूटी कीमत में, अगर ये बात आप मान लें 150 अरब से ऊपर आपको ड्यूटी में मिल जाएगा। चलें, let's see what happens. Thank you so much. मैं उम्मीद रखता हूँ हाँ। क्योंकि जो वजीर आजम साहब और वजीर खजाना साहब से मैं ये अपील कर रहा हूँ, खुदारा इसको बारीकी से सोचें क्योंकि फिर भी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। IMF से डील भी आपके कंधे पर है, इनको डॉलर देना भी आपके उसके ऊपर है। हम किस मुफाद में इनको डॉलर दे रहे हैं? खुदारा इनको बंद करें और ये इस्तेमाल शुदा गाड़ियों को 7 साल की इजाजत दें, आपको बहुत बड़ा उसकी एज लिमिट बढ़ा दें। थैंक यू सो मच। HM शहजाद साहब हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे सारी सूरत हाल पर। मीनवाइल एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर देते हैं, और वो ये है कि अदलिया मुखालिफ बयान पर MKM के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में उन्होंने बयान हल्फी जमा करा दिया है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि जजेस बिलखुसूस आला अदलिया के जजेस का दिल से एहतराम करता हूँ। अदलिया और जजेस के इख्तियारात साख को बदनाम करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अदलिया से मुतालिक बयान बिलखुसूस 16 मई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर गैर मशरूत माफ़ी का तलबगार हूँ। मौजूद अदालत से माफ़ी की दरख्वास्त और खुद आकर अदालत के रहमो करम पर अपने आप को छोड़ता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल बाटा मुस्तफ़ा कमाल को अदलिया मुखालिफ बयान पर तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत अब कल होगी। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कराची में सोहराब गोड सुपर हाईवे पर, जहां पर नामालूम मुल्ज़िमान की जानिब से फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ जबकि एक शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। दोनों एहलकार मवेशी मंडी की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात थे और शहीद एहलकार की शनाख्त मोहम्मद यासीन और ज़ख्मी की शनाख्त सलमान अब्बास के नाम से की गई है। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP ईस्ट से इस मामले पर तफसीलात तलब कर ली हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सोहराब गोट मंडी के करीब जराइम की वारदातों के रोकथाम के लिए पुलिस की पिकेट्स लगाई गई हैं और जराइम पेशा अफराद ही इस वाक़े में मुलव्वस हो सकते हैं। सदफ अब्दुल जब्बार, मतलब आप सोचें कराची जैसा शहर जहाँ पर आवाम भी महफूज नहीं, वहाँ पर ज़ाहिर है जब ईद आती है, बड़ी ईद आती है तो मवेशी मंडियाँ भी यहाँ पर लगाई जाती हैं, उसमें इस तरह के वाक़यात पेश आना ये बड़ा कहना चाहिए ना कि बड़ा तशवीशनाक है। और दोनों एहलकारों के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिक्योरिटी पर तैनात थे और इनकी शनाख्त मोहम्मद यासीन और ज़ख्मी की शनाख्त सलमान अब्बास के नाम से हुई है, जबकि जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने इस वाक़े का नोटिस ले लिया है। अब इसकी रिपोर्ट भी तलब तो हम ज़रा बात कर लेते हैं इस मामले पर कि वाक़या DIG ईस्ट असफ़र महेसर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस असफ़र साहब। वैसे ज़ाहिर है कि कंसर्न इस तरह के सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ खासे किए जाते हैं कि लोग जो उस तरफ जा रहे हों तो उनको ख़तरा हो सकता है लूट मार का, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया है। कुछ पता चल सका है कौन है ये लोग और क्यों टारगेट किया है इन्होंने पुलिस एहलकारों को इस तरह से मारने की नीयत से? जी बहुत शुक्रिया। और ये हमने यहाँ पे कैटल मंडी, चूँकि एशिया की सबसे बड़ी कैटल मंडी है, वो यहाँ पे गुलशन मेमार के इलाके में लगती है हर साल, तो उसकी सिक्योरिटी के लिए हमने डिप्लॉयमेंट की हुई है। और ये तकरीबन 5 मई से हमने डिप्लॉयमेंट कर रखी है कि जो लोग यहाँ पे मवेशी मंडी जो विज़िट करेंगे ताकि उनको मुकम्मल जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए और रास्ते में उनके साथ लूट मार ना हो। इस सिलसिले में हमने एक IG साहब ने हाई लेवल पे मीटिंग की और फिर हमने उसके सिलसिले में एक सिक्योरिटी प्लान इशू किया। इस सिक्योरिटी प्लान के मुताबिक हमने कोई तकरीबन 50 पिकेट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ रूट्स के ऊपर लगाई हैं, जो मलीर से रास्ते आ रहे हैं, जो ईस्ट से रास्ते आ रहे हैं और इसी तरह जो नार्दर्न बाईपास से रास्ते आ रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दिया जाए। इसी सिलसिले में हमने यहाँ पे पिकेट्स कर रखी हैं जिस पे पुलिस तैनात है। तो ज़ाहिरी बात है ये एक बड़ा इवेंट है और इसमें बहुत बड़ी लेवल पे जो कराची और उसके सबब्स के लोग हैं वो कम्यूट करते हैं, आते हैं और अपनी ख़रीदारी करते हैं। तो ये फिर क्रिमिनल के लिए भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया जाता है। मुझे ये बताइएगा कि अब तक क्या इन्फॉर्मेशन मिली है मुल्ज़िमान के हवाले से, क्योंकि जगह जगह CCTV कैमरास भी होते हैं, सो कुछ उम्मीद है कब तक ये पकड़े जा सकते हैं मुल्ज़िमान?
जी, इस पे हम काम कर रहे हैं। रात भी हम सारी रात इसी के ऊपर काम करते रहे हैं और इसमें टेक्निकल और बाकी जो इन्फॉर्मर की इन्फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। और ये क्रिमिनल्स की एक बौखलाहट आप समझे कि वो इस अरेंजमेंट से घबरा गए हैं कि अब उनको कोई मौका नहीं मिल रहा कि सक्सेसफुली हमने यहाँ पे कोई 25-26 दिन की एक अच्छी डिप्लॉयमेंट रखी है और मज़ीद इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। काम इस पे चल रहा है मल्टी एंगल पे। इस पे फिर कुछ जो है वो दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से भी एक मैसेज चला जिन्होंने इसको ऑन किया है, लेकिन उसको भी जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वफाकी लेवल के वो इसको एनालाइज कर रहे हैं कि उस थ्रेट पे कितनी सदाकत है और क्रिमिनल्स का भी हम डाटा ले रहे हैं। रात को भी हमने वहाँ पे कॉम्बिंग ऑपरेशन किया है। अच्छा बहरहाल एक और चीज़ भी है कि अब चूँकि ये वाक़या पेश आया और है तो अंधोनाक, आपने कहा कि वो बौखला गए हैं, लेकिन साथ ही साथ एक खौफ की फ़ज़ा भी पैदा हो जाती है इस तरह के वाक़यात के बाद। तो जो लोग वहाँ जाते हैं उनकी सेफ़्टी के लिए और पुलिस की अपनी सेफ़्टी के लिए क्या मज़ीद पिकेट्स लगाई जाएंगी यहाँ पर, पुलिस की नफरी बढ़ाई जाएगी? जी, हमने अपना मैकेनिज़्म को और मज़ीद इम्प्रूव किया है और ख़ास तौर पे इसमें हमने जो पेट्रोलिंग है, जो मोटरसाइकिल्स के ऊपर पेट्रोलिंग है उसको बढ़ाया है और यहाँ पे जो नफरी है उसको हमने तादाद 2 से बढ़ा के 4 कर दी है हर पिकेट के ऊपर। इसकी राउंड दी क्लॉक हम मॉनिटरिंग और फिर हमें इसमें डिकॉय टीम्स जो हैं वो अपनी चला रहे हैं जो यहाँ पे सीवीज़ में मोटरसाइकिल्स के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर गश्त कर रहे होंगे और इस तरह के जो अनासर हैं जो टारगेट करते हैं ये पुलिस को या आवाम को, शहरियों को, उनको आइडेंटिफाई करेंगे और उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। थैंक यू सो मच। असफर मेसर बात कर रहे थे, डीजी ईस्ट हमारे साथ थे और वो कह रहे हैं कि जगह जगह जी पुलिस की पिकेट्स बना दी गई हैं और इससे जो मुल्ज़िमान हैं, जो दहशत गर्द हैं, बौखला गए हैं। सो उन्होंने इसका मुजाहरा किया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक थ्रेट भी जारी हुई थी, उसका अभी बगौर जायज़ा लिया जा रहा है जो कि इससे कंसर्न इदारे हैं उनकी तरफ से। इसको भी रूल आउट नहीं किया जा रहा कि कहीं दहशत गर्दी का वाक़यात ना हो। बिल्कुल जी। चले जी, एक वक्फ़ा ले लेते हैं अभी। वेलकम बैक वंस अगेन। और हमारे शो से हम आपको ऐसी कुछ नई इन्वेंशंस के बारे में बताते हैं, बिलखुसूस ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी इस हवाले से काम कर रहे हैं, जो कि लोगों हमारे की स्टूडेंट्स हैं और लोगों की ज़िंदगियों में कहते हैं ना कि बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक इंसानियत के लिए खदमत है, ये जज्बा बड़ा मैटर करता है। सो माजूर अफराद के लिए एक तरह से ज़बरदस्त ये ख़बर है कि मर्दान के हमारे 2 होनहार तालिब इल्म हैं जिन्होंने ऐसे अफराद जो कि ख़ुद ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब ज़ाहिर है वो फिज़िकली मोटर फंक्शन नहीं कर सकते, तो उनके दिमाग से कंट्रोल होने वाली, ऑपरेट होने वाली एक व्हील चेयर तैयार की है। और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो तलबा हैं मोहम्मद दाऊद और फैज़ान अख्तर, इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये कुर्सी तैयार की है जिसे ऐसे अफराद के लिए तैयार किया गया है जिनका दिमाग काम करता है मगर बाकी जिस्म हरकत नहीं कर सकता। हाँ जी, तो ये किस तरह से व्हील चेयर काम करेगी और आई एम श्योर कि आप सब भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद दाऊद और फैज़ान अख्तर। बहुत शुक्रिया दाऊद और फैज़ान, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये सवाल कि ये आइडिया कैसे आया, किस तरीके से आपने सोचा कि इस तरह की व्हील चेयर हमें बनानी चाहिए, हमें इस पर काम करना चाहिए? जी वालेकुम सलाम। ये आइडिया हमारे पास बेसिकली एक वो रिपोर्ट की वजह से आई है। हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें उन्होंने रिपोर्ट में लिखा था कि सारी दुनिया में 8 बिलियन पीपल है और 8 बिलियन पॉपुलेशन में 10% पीपल हैंडीकैप है। अच्छा। और उनको जी, और हैंडीकैप में कुछ पैरालाइज्ड है, कुछ आधे पैरालाइज्ड है। तो फिर पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन उनमें से भी 10% आबादी हमारी हैंडीकैप्ड है। जो हमारे पास मार्केट में पहली व्हील चेयर अवेलेबल है तो वो पहले आप उसे अगर देख लें तो आप उसे हाथों से चला सकते थे। अच्छा। फिर हमारे पास उसमें एडवांसमेंट आई कि आप उसे जॉयस्टिक के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर बीच में वो पेशेंट आ जाते हैं जो फुली पैरालाइज हो, ना हाथ पाँव काम करते हो ना पाँव काम करते हो, तो उनकी मोबिलिटी के लिए हमने ये व्हील चेयर डिज़ाइन किया कि वो EEG बेस यानी वो अपनी ब्रेन सिग्नल के थ्रू इस व्हील चेयर को चला सके और उनकी मोबिलिटी में हेल्प हो सके। तो ये आइडिया उनको ही टारगेट करके हमने ये व्हील चेयर। फैज़ान, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ज़ाहिर है अब हम जानना ही चाहते हैं कि ये किस तरह ऑपरेट होती है, क्या मैकेनिज़्म है इसका और क्या टेक्नोलॉजी आपने इस्तेमाल की है? इसमें हमने जो है
एक EEG बेस्ड हमने इसको व्हील चेयर डिज़ाइन किया हुआ है। EEG असल में है एक सेंसर, ठीक है। ये होता है ब्रेन में जितने भी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें असल में होते हैं इलेक्ट्रोड्स, वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो डिटेक्ट करके उससे डेटा कन्वर्ट, जो थिंकिंग हम करते हैं वो जो डेटा जो वेव्स हमसे ब्रेन से निकलती है वो कन्वर्ट करके फिर इसको माइक्रो कंट्रोलर हमने यूज़ किया हुआ है, उसको हम आर्डिनो कहते हैं, उसको कन्वर्ट करके फिर आगे वो कमांड फॉरवर्ड करके मोटर ड्राइवर्स को देता है, मोटर ड्राइवर्स आगे जो है ना डीसी गियर्स मोटर को देता है। तो इस हवाले इस तरह से जो है ना ये सारा मैकेनिज्म व्हील चेयर का जो है ना वो काम करता है। अच्छा, अब ज़रा ये बताएं फैज़ान, जिस तरह से आपने ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से टेक्निकल प्रोसेस सारा एक्सप्लेन किया, इसको मज़ीद सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए आपको किसकी मदद चाहिए होगी? और ज़ाहिर है कि इसका अप्रूवल वगैरह भी चाहिए होगा, वो ले लिया आपने? नहीं, अप्रूवल हमने नहीं लिया हुआ। इसमें असल में और भी सोफिस्टिकेशन हम कर सकते हैं। ये जस्ट एक कस्टमाइजेशन पोजीशन में है और ये है प्रोटोटाइप, ये मतलब एक्चुअल मॉडल नहीं है। तो इसको हम जो है ना एक जेनेरिक की तरफ लेकर जाना है। असल में ये व्हील चेयर जो है ना मैं अपने ब्रेन से ऑपरेट कर सकता हूँ। अगर ये कोई दूसरा बंदा ऑपरेट करना चाहे तो उसके लिए ट्रेनिंग दरकार होगी, वो ट्रेनिंग करेगा फिर जाके वो ऑपरेट होगी। तो उसको जो है ना हमने जेनेरिक पे कन्वर्ट करना है। जेनेरिक का मतलब ये है कि इसको हमने मतलब इस लेवल पे लेकर जाना है ताकि ये हर कोई जो है इजीली अवेल कर सके और ऑपरेट कर सके इजीली, उसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत ना हो। अफोर्डेबिलिटी के बारे में हमें बताइएगा कि विल इट बी अफोर्डेबल फॉर द पीपल जब ये यस बिल्कुल, ये अफोर्डेबल, बिल्कुल हम इसी पे काम कर रहे हैं। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हम लोगों को कंफर्ट दे दें और इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करें। तो इसके लिए हमने जो है ना इसको अफोर्डेबल प्राइस पे ही हमने रखा हुआ है। इसको हमने उसकी टारगेट के मुताबिक बनाने ताकि सबसे पहले पाकिस्तान के लोग जो है ना इसको अफोर्ड कर सकें। अच्छा, और दाऊद आप ये बताइएगा इसकी एक्यूरेसी कितनी है, यानी कि अगर इसको राइट लेफ़्ट अगर टर्न करना चाहें तो आप क्या आपका क्लेम है, कितनी एक्यूरेसी है इसमें? मैम, इसकी एक्यूरेसी हमारे पास तकरीबन 85 to 90% इसकी एक्यूरेसी है। और जिस तरह के फैज़ान ने बताया कि इसकी कस्टमाइजेशन इसकी फैज़ान की ब्रेन के साथ और मेरी ब्रेन के साथ इसकी कंपेटिबल है ये व्हील चेयर। तो अगर हम इसे जेनेरिक बनाना चाहते हैं सारी पाकिस्तान के लिए तो उसके लिए हमें कम से कम 10 इससे व्हील चेयर्स बनानी होगी जो डिफरेंट लोग यूज़ कर सकें, फिर उनका हम डेटा कलेक्ट कर सकें और फिर उन सब का एवरेज निकाल के हम एक जेनेरिक व्हील चेयर बना सकते हैं। और अभी तक इसकी जी। अच्छा, तो इसके अंदर कॉस्ट कितनी आएगी अब तक जो आपने ये एक प्रोटोटाइप जिस तरह से तैयार किया है, तो उस पर कितनी कॉस्ट आई है? इसमें कॉस्ट तकरीबन अभी तक जो हमने काम इस पे किया हुआ है उसमें कॉस्ट आई है तकरीबन 2,50,000, मतलब 2.5 लाख का खर्चा हमारा हुआ है इस पे अभी। ओके। अच्छा, तो आगे मज़ीद अब क्या स्टेजेस हैं? जैसे कि आपने कहा कुछ मज़ीद भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं और ये जस्ट प्रोटोटाइप है, तो इसको मार्केट में अवेलेबल होने में या हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होने में कितना टाइम दरकार है? दरअसल में इसको जो है ना हमने एक तो जेनेरिक में कन्वर्ट करना है, तो इसको तकरीबन 2 साल दरकार है इसके लिए। तो इसके लिए R&D हमने करना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी इसको इस तरह कन्वर्ट करने में। और इसको जो है ना हमने फ्री ट्रायल बेस पे अगर कोई हमें फाइनेंस सपोर्ट करते तो हम इस तरह दाऊद ने बताया 10 व्हील चेयर बना के बच्चे से लेकर बूढ़े तक, औरतों तक सारी और जितने भी मतलब ह्यूमन्स है उस पर मतलब ट्राई करके उससे डेटा कलेक्ट करके इसमें तकरीबन 2 साल का वक्त लगेगा ताकि इसको हम जेनेरिक बना सके। फिर इसके अलावा जो है इसी पेशेंट्स के लिए जो फुली पैरालाइज पेशेंट है उसी पेशेंट्स के लिए हमने ये ब्रेन वाला सिस्टम जो है EEG बेस्ड सिस्टम, इससे वो AC भी कंट्रोल कर सकेगा, TV भी कंट्रोल कर सकेगा। जितनी भी हमारी डेली लाइफ की यूजेज होती है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह है, मतलब वो जिस तरह हम यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारा दिल चाहते हैं तो इस तरह वो भी ऑपरेट कर पाएगा। ये हमारा इसके आगे प्रोसेस है। चलें जी, वी विश यू द बेस्ट। मोहम्मद दाऊद और फैज़ान अख्तर, आप हमारे साथ मौजूद थे और ताला आपको कामयाब करे इस मामले में, क्योंकि ज़ाहिर है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की की ज़रूरत है और ये बड़ा एक संग मील साबित हो सकती है। संग मील साबित हो सकती है, बड़ी आसानी हो सकती है इसमें कंसर्न पेशेंट्स के लिए। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी से जुड़ी है एजुकेशन और एजुकेशन से जुड़े हैं आपके एग्जाम्स। और एग्जाम से जुड़े
पर्चे आउट, पर्चे आउट, नकल माफिया, और यहाँ भी टेक्नोलॉजी का बड़ा मिसयूज हो रहा है। वो ये कि आप अलाउ नहीं होता कि जब आप इम्तिहान देने बैठे हैं तो आपके हाथ में मोबाइल है, और वो भी जिसमें इंटरनेट आपने लगाया हुआ हो। तो इंटर बोर्ड जो है, इम्तिहानी मराकज़ जो हैं, वहाँ पर मोबाइल फ़ोन पर पाबंदी पर अमल दरामद करवाने में नाकाम साबित हुआ है। इम्तिहानात में पर्चे आउट होने का सिलसिला भी जारी है, और पर्चे अब आउट पुराने तरीकों से नहीं होते हैं कि कोई पेपर आउट हो गया है, बल्कि वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करने लगते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में। ईजियर टू टेक द पिक्चर्स, कि आप आराम से यूं स्नैप लिया और उसके बाद ग्रुप्स बने होते हैं, बाकायदा आपके मोबाइल के व्हाट्सएप ग्रुप पे वो पर्चा आ जाता है। क्या बात है। और मोबाइल फ़ोन की जो पाबंदी का एक अमल था, और उस पर आप देख सकते हैं कि कितनी कामयाबी हो सकी है, ये सबके सामने है। तो ये बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। मैं कहता हूँ इनक्रिप्टेड किस्म के थोड़ा सा कोई पेपर होने चाहिए, कुछ साइफर टाइप का पेपर जो डिकोड ना हो सके। ये अशफाक ने एक मशवरा दिया है। सो गुज़िश्ता रोज़ भी पर्चा एक लीक हुआ है, इम्तिहानी सेंटर नंबर 31 बताया जा रहा है, जिसमें डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज से केमिस्ट्री का पर्चा सोशल मीडिया पर आ गया। और ये इसके बावजूद था कि वहाँ पर मोबाइल पर पाबंदी थी, और तालिब इल्म ने कहा जा रहा है पर्चा मुबैना तौर पर सेंटर में ही मौजूद था, उसने लीक किया है। तो कौन था वो तालिब इल्म? कौन था वो तालिब इल्म, कहाँ से आया वो तालिब इल्म? अनवर खान से जानने की कोशिश करते हैं, जो तालीम मसाइल पर नज़र रखते हैं। अनवर, ज़रा बताइएगा कि जब मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते थे तो क्या निगाहों से अक्स बंद किया ये पर्चा? जी देखिए, आज इंटर के सालाना इम्तहानात का तीसरा पर्चा है, और आज का तीसरा पर्चा भी मैट्रिक के पर्चों में मुकाबला कर रहा है। तीसरा पर्चा 20 मिनट कबल सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ, और वायरल होने वाले इस पर्चे के ऊपर जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं और जो चीज़ें हैं, उसके हवाले से इंटर बोर्ड के इंतजामिया कहना है कि सूरत हाल से हमको आगाही हो चुकी है। अगर हम बात करेंगे पहले दिन के पर्चे की, पहले दिन गडाप, और गडाप के अलावा उसके करीबी इलाके के एक सरकारी कॉलेज से पर्चा आउट हुआ, और CCO इसके अंदर मुबैना तौर पर मुलव्विस पाए गए, और इंटर बोर्ड के चेयरमैन के मुताबिक उन दोनों अफराद की भी निशानदेही हो चुकी है। कल का पर्चा बड़ा हैरत अंगेज तौर पर रहा कि डीजे गवर्नमेंट साइंस कॉलेज सूबे सिंध बल्कि पाकिस्तान का एक मिसाली तालीमी इदारा है कि जहाँ पर दाखिले के हुसूल के लिए 89% तक के बच्चे नंबर हासिल करते हैं। उस इम्तहानी सेंटर, उसका 21 नंबर सेंटर था, उस इम्तहानी सेंटर से कल का पर्चा आउट हुआ, और वो एक तालिब इल्म ने उसको लीक आउट किया, और किस तरह मोबाइल सेंटर के अंदर पहुँच गया। ये तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से असातिज़ा से बात की तो उनका कहना यह था कि मुकम्मल जाँच पड़ताल के बावजूद तालिब इल्म किसी ना किसी तरह मोबाइल फ़ोन इम्तहानी सेंटर के अंदर ले जाने में कामयाब हो जाते हैं। आज का जो पर्चा है वो रियाजी का पर्चा है। रियाजी का पर्चा आज का फेल शुदा उम्मीदवार एडिशनल पर्चे देने वाले उन तलबा का पर्चा है। बहरहाल ये पर्चा भी सोशल मीडिया की जीनत बना। सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए थे, उसके अलावा साथ साथ सिक्योरिटी कोड लगाए गए थे। तमाम निशानदेही के बावजूद उस पेपर के ऊपर ऐसे सिक्योरिटी कोड होते हैं कि पर्चा जैसे आउट होता है उसका अंदाजा हो जाता है कि पहले तो ये अंदाजा नहीं होता पर्चा कैसे आउट हुआ है। अच्छा। आज का जो पर्चा आउट हुआ है उसका अंदाजा भी लगा लिया गया कि पर्चा कहाँ से आउट हुआ है। तो अब ये जिम्मेदारी है इंटर बोर्ड की इंतजामिया की। उन तमाम अफराद की निशानदेही हो चुकी है, लेकिन निशानदेही 2 दिन कबल भी हुई थी। अब तक उन CCO के खिलाफ या कल होने वाले पर्चे के खिलाफ किसी भी तालिब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। अलबत्ता इंटर के इम्तहानात के दौरान तालिब इल्म को लोड शेडिंग का सामना नहीं है, क्लास से और कमरे कुशादा है। बहरहाल पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है। पर्चे आउट होने का सिलसिला जारी है, बावजूद इसके कि पर्चों पर जो हमारे रिपोर्टर अनवर खान बता रहे हैं, थैंक यू सो मच, कि सिक्योरिटी कोड सिक्योरिटी फीचर्स लगाए गए हैं जिससे ये पता चल जाता है कि जी पर्चा लीक हो गया है, लेकिन फिर उसी पर्चे का एग्जाम भी ले लिया जाता है। तो क्या बात है ऐसी सिक्योरिटी पर्चों को आउट होने से कैसे रोका जाए, ये एक क्वेश्चन है आप और हम सोचते हैं। इसके लिए हमें ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद आते हैं। इंग्लैंड का मोहसिन नकवी साहब इंग्लैंड में ही मौजूद थे। उन्होंने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, मीडिया टॉक भी की थी। वहाँ पर पहले जो डिनर इशाया दिया गया था पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए, अब वो पहुँच गए हैं वेटिकन सिटी। और हमारे पास खबर है कि वेटिकन सिटी में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पोप फ्रांसिस से मुलाकात की है। चलें जी, तो तारिक मुनीर भट्ट मजीद हमें इससे मुतालिक बता रहे हैं। बताइए भट्ट साहब। जी इस वक्त जो है मोहसिन नकवी वो लंदन के बाद अहम उन्होंने मुलाकात की, उसके बाद यूरोप पहुंच गया। यूरोप में उन्होंने पोप फ्रांस से मुलाकात की है, और मुलाकात में बैन मज़हब आमदी इंटरफेस इलाक अमन और भाईचारे के फ़रोग़ को तबादला ख्याल किया गया है। जबकि पोप फ्रांस ने साना जड़ा वाला बाद गिरजा घरों की फौरी तमीर और मरम्मत के काम को भी उन्होंने सराहा है, और उन्होंने पाकिस्तान के लिए अवाम के लिए अमन का पैगाम भी दिया है। और उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर अमन के लिए काम करना चाहते हैं,
और वज़ीर आज़म की जानब से पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई, वो भी उन्होंने कहा इस बारे में भी गौर करेंगे, जबकि पूरी कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान का दौरा करूं। जी चलें, थैंक यू सो मच। तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ थे, जी बड़ी अहम मुलाकात थी। अच्छा, अब ईद कुर्बा है करीब और ऐसे में अभी तक हम ये देख रहे हैं कि मवेशी मंडियां तो सज गई हैं मगर ख़रीदारों का रश कम है। ऐसा क्यों है? मुल्क भर में से हम ये देख रहे हैं रश कम है। ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी सूरत हाल कुछ ऐसी हो सकता है, गर्मी की वजह से शदीद गर्मी भी है, फिर प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। क्या सूरत हाल है, गुलाम अवैस हमें बता रहे हैं। जी, ईद कुर्बान की आमद है और मंडियों की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो गई हैं। व्यापारियों के साथ साथ खरीदारों ने भी मंडियों का रुख इख्तियार कर लिया है, लेकिन मौसम की शिद्दत की वजह से इस मरतबा जो खरीदारों का रश है वो देखने को नज़र नहीं आ रहा है और इसके साथ साथ जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से भी खरीदार परेशान दिखाई देते हैं। जब वो जानवरों की कीमतें मालूम करते हैं तो आसमान से बातें करते हुए कीमतें सुनकर वो खाली हाथ ही घरों को लौट जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ व्यापारी हजरात और मवेशियों की तजारत करने वालों का ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से मंडियों पर लगाए जाने वाले टैक्स, किराए में इजाफे और जो जानवरों के लिए चारा इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमतों में इजाफे की वजह से इस मरतबा जानवरों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी क्या बात है। अब आपने वैसे क्या सोचा है? अभी तक सोचा ही है, सोच ही रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी सोच किसी ही सकते नतीजे हैं। पर नहीं पहुंचे आप। शदीद गर्मी है और उसके बाद कहीं जाना बड़ा मुश्किल से खाली नहीं है और फिर उसके बाद जेब को अभी देखना होगा। रेट्स रेट्स बहुत ज्यादा हैं सदफ अब्दुल जब्बार, बहुत ज्यादा रेट्स हैं। चल, अगर आपको कोई सस्ता अच्छा जानवर मिले तो मुझे बताइएगा, फिर मैं भी शायद सोचूं। चलें जी, फिर उसमें हिस्सा डालेंगे, हिस्सा डालेंगे मिलके। लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ख़ासतौर पे गर्मियां हैं तो गर्मियों में महफूज रहिएगा, वो काम कीजिएगा। गर्मियों में बाहर ज़्यादा नहीं निकलेगा गैर ज़रूरी तौर पे, सो ये ज़रूरी। मुल्क से बाहर बेशक आप चले जाएं अगर आप अफोर्ड कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।